डियर व्यूअर, स्वागत है आप सभी लोगों का मनु एकेडमी में। और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं और सच में आप जैसे लोगों की जरूरत है हमें। तो अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मनु एकेडमी में और हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू और सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया सर। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, पहले थोड़ा सा मैं आपका इंट्रो दे देता हूँ, इसके बाद हम आपसे ढेर सारा डिस्कशन करेंगे। तो आप 2020 बैच के बार्क में अभी एज ए साइंटिस्ट ट्रेनिंग है। तो आज जो भी हमारा डिस्कशन होने वाला है वो बार्क के रिटेन से लेके उसका रिटेन, उसका इंटरव्यू प्रिपरेशन, उसके बाद ट्रेनिंग में क्या क्या होता है। बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनकी क्यूरियोसिटी होती है कि अगर हम बार्क ज्वाइन करते हैं तो वहां पे क्या प्रोसेस होता है, फिर प्रमोशन का लेवल क्या होते हैं। तो इन शॉर्ट ये पूरी वीडियो कंप्लीट करने के बाद जो भी एस्पिरेंट्स इसको देख रहे हैं उनको बार्क का एक बेसिक बेसिक तो नहीं कह सकते, मीडियम लेवल का आइडिया हो जाएगा, आई होप सो। तो सबसे पहले तो अशोक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से कि आपने एक सक्सेस अचीव की है। और एक साइंटिस्ट की पोस्ट होती है, अपने आप में रेपुटेशन है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपने इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन आपसे ये कि थोड़ा सा आप अपने बारे में हमें बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और ये जो प्रिपरेशन का दौर है कब से स्टार्ट हुआ। थोड़ा स्ट्रगल भी रहा होगा प्रिपरेशन में, टाइम कितना लगा, क्या थोड़ा सा अपने बारे में बताएं आपने। सर जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं मई 2019 में बीटेक मेरा कंप्लीट हुआ था सर। मैं हरियाणा से हूँ सर। हरियाणा में हिसार में मेरा गांव है, मुकलान सर, वहाँ से हूँ। और फरीदाबाद YMCA यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मेरा कॉलेज है सर, वहाँ से मैंने बीटेक किया था 2019 में। मई 2019 का मैं पास आउट हूँ सर। और ये BRC का रिक्रूटमेंट जो है वो 2020 का था। जनवरी 2020 में इसके लिए नोटिफिकेशन आया था और मार्च में इसका रिटन टेस्ट हुआ था। दिसंबर 2020 में इंटरव्यू हुए थे और जनवरी में 5 जनवरी को इसका रिजल्ट आ गया था सर। और जैसे कि BRC हमेशा 50% बच्चों को बुलाता है गेट के थ्रू और 50% वो रिटन के थ्रू बुलाता है। तो मेरा गेट ज़्यादा अच्छा नहीं गया था, तो मैंने रिटन के थ्रू ही क्वालिफाई किया था सर। और उसके बाद इसका इंटरव्यू के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो मार्च 17 के आसपास जो है इसका रिटन हुआ था सर। और उसका फिर रिजल्ट नवंबर तक खींच गया था सर, वो कोविड के कारण। और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था सर। तो अभी तो आपने ज्वाइन भी कर लिया है, ट्रेनिंग भी चल रही है आपकी। यस सर, अभी मैंने 17 जनवरी से ज्वाइन किया था सर और अभी ट्रेनिंग चल रही है। 9.5 महीने के लगभग ट्रेनिंग है। तो जैसा कि मेरी आपसे बात हो रही थी, आपने कई सारे PSUs भी क्वालिफाई किए हैं और आप 2019 के पास आउट हैं। विद इन ईयर कई सारे PSUs क्वालिफाई करना, और मुझे ये भी पता है कि आपने UPPSC का AE भी क्वालिफाई किया है। बार्क में ऑलरेडी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि ये सारे एग्जाम्स साइमल्टेनियसली हुए हैं और जितने एग्जाम्स आप दिए हैं मोस्ट प्रोबेबली आपने सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे स्पेसिफिक है थोड़ा, कि कई बार हमें कंफ्यूजन होता है स्ट्रेटेजी को लेके कि PSUs के सिलेबस तो कह सकते हैं मोरले सेम होता है, बट उनका जो एग्जाम पैटर्न होता है, अभी काफी सारी PSUs बिना गेट के करा रही हैं तो उनका एग्जाम पैटर्न अलग होता है। जो स्टेट सर्विस के होते हैं उनका एग्जाम पैटर्न अलग होता है, बार का अलग होता है। तो आप थोड़ा सा हमें एलोबरेट करें, क्योंकि आपने सारे एग्जाम दिए हैं, क्वालिफाई भी किए हैं। तो अगर हमें किसी स्पेसिफिक एग्जाम को टारगेट करना है वो सही है, या फिर हम कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन कर सकते हैं? अगर कॉम्पिटिटिव करना है तो किस तरीके से हमें हमारी स्ट्रेटेजी प्लान करनी चाहिए? सर कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो PSU हो, BRC हो, गेट हो या ESC हो या फिर कोई स्टेट PSC हो, लगभग सिलेबस सबका ही सेम है। बेसिक सिलेबस सबका ही सेम है। किसी में कुछ एक दो सब्जेक्ट ऐड है तो किसी में नहीं है। बट अप्रोच के लिए सबसे पहले तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए सिलेबस का। मीन्स आपको जो है बेसिक नोट्स जो है किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो भी है वो आपको बेसिक नोट्स तो कवर होने ही होने चाहिए। अब आती है उसके बाद सेकंड अप्रोच की बात, कि एग्जाम बेस्ड अप्रोच। मीन्स PSU के लिए अलग अप्रोच रहेगी, गेट के लिए अलग रहेगी, ESC के लिए अलग रहेगी और आपका BRC के लिए अलग रहेगी। क्योंकि सब में क्वेश्चंस का लेवल जो है अलग अलग है। सिलेबस जरूर सेम है बट क्वेश्चंस का लेवल अलग अलग है, टाइमिंग भी अलग अलग है। जैसे कि अगर हम PSUs की बात करें तो PSUs में आते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। मीन्स देखते ही आप क्वेश्चन को टिक कर दोगे, विद इन 15 से 20 सेकंड आपका क्वेश्चन हो जाता है। अगर बात करें गेट की तो वो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है, वो 15 से 20 सेकंड में भी हो सकते हैं और 2 से 3 मिनट तक भी ले सकते हैं। अब बात करें अगर हम BRC की तो BRC में आते हैं न्यूमेरिकल्स ज्यादा। वो उनमें क्या रहता है, न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाले। मींस एक क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट तो लगते ही लगते हैं। ऐसे आपने पार्ट 1 कैलकुलेट किया, उसके बाद पार्ट 2 कैलकुलेट करे और फाइनल आंसर में उसने पार्ट 3 पूछ रखा है। तो काफी ज्यादा लंबी कैलकुलेशन रहती है। 100 क्वेश्चन जैसे कि जनरली BRC में होते हैं। और कोई भी अगर आप मान लो आपको PSU का एग्जाम देना है तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपको सिलेबस चेक करना है। तो सिलेबस तो जनरली वही सेम ही रहना है।
कुछ 60% टेक्निकल और बाकी 40% नॉन टेक्निकल। कुछ अभी हम केवल टेक्निकल की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि पीएसयूज में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको इसके लिए कोई ऐसी बुक प्रीफर करनी पड़ेगी जिसमें इस टाइप के क्वेश्चन हो। अगर आप गेट के प्रीवियस ईयर करके जा रहे हैं और आप एक पीएसयू का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपका वो एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला। आप बीआरसी का रिटन टेस्ट देने जा रहे हैं और आप पीएसयू के क्वेश्चन करके जा रहे हैं, तो बीआरसी भी क्लियर नहीं होने वाला। सबके लिए अलग अलग अप्रोच है। सबसे पहले पीएसयू के लिए, जैसे कि मैंने बताया, वन लाइनर क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन देखते ही आंसर आपको टिक हो जाए, टिक करना है, मींस क्या कैलकुलेशन नहीं होने वाली। न्यूमेरिकल आएगा तो विद इन 15 से 20 सेकंड भी न्यूमेरिकल में भी सोल्व हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है आपको, उसके लिए आपको जैसे कि एक बुक आती है आर के जैन, उसमें क्या रहता है सर, इस टाइप के वन लाइनर क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लगभग लगभग अगर सारे सब्जेक्ट के मिलाए जाए तो 10,000 के आसपास उसमें वन लाइनर क्वेश्चन है। तो पीएसयूज के लिए मैंने वो सारे क्वेश्चन किए। कोई भी पीएसयू का पेपर उठा के देखो, जैसे कि एनएलसी है, आरसीएफएल है, आपका वाईजैक स्टील है, या एक दो और भी हैं, तो इन सब की अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे जितने भी अवेलेबल हैं उनमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उसके लिए आप आर के जैन को प्रीफर करोगे, नंबर एक। नंबर दो, बीआरसी की बात करें रिटन टेस्ट की, तो बीआरसी के रिटन टेस्ट में क्या है, बाहर पेपर नहीं आता बीआरसी का। बीआरसी कभी भी पेपर को मतलब पब्लिश नहीं करता है। लेकिन अगर आप बात करोगे पुराने बच्चों से या जिन्होंने भी टेस्ट दिए, जैसे कि मैंने भी टेस्ट दिया इसका, बीआरसी का 2 बार दिया, 19 में भी दिया था, 20 में भी दिया था। 19 में मैं क्वालिफाई नहीं कर पाया था, 3 मार्क्स से मैं रह गया था। तो उसमें क्या कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ कि जैसे हम थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें क्या होगा, पहले आपको एंट्रोपी जनरेशन निकालना होगा। जैसे कि आपको P1 प्रेशर गिवन होगा, टेम्परेचर गिवन होगा, तो उसके हेल्प से आपने चेंज इन एंट्रोपी निकाल लिया, डेल एस निकाल लिया। उस डेल एस की हेल्प से वो आपसे इरिवर्सिबिलिटी निकलवाएगा, और साथ के साथ कोई और चीज भी निकलवाएगा। इरिवर्सिबिलिटी निकलवा दिया, या फिर आपसे अवेलेबिलिटी भी निकलवा ली एक ही क्वेश्चन में। उसके पार्ट भी दे रखे होंगे साथ में ही, जैसे ऑप्शन ए पहला इरिवर्सिबिलिटी होगा, दूसरे वाले में अवेलेबिलिटी होगा। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन काफी लेंदी होता है बीआरसी के रिटन टेस्ट में। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, और आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए कैलकुलेटर पे। अगर कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस नहीं है तो बीआरसी का रिटन टेस्ट नहीं निकलने वाला, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर दो, जैसे कि मैंने बताया, फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। सारे के सारे जो भी जिन सब्जेक्ट से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, जैसे कि थर्मोडायनामिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, तो इन सब के फॉर्मूले अच्छे से आपको जो है आप फॉर्मूला शीट बना लीजिए और अच्छे से उसको रिवाइज करिए, ताकि जब भी आप मतलब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि एक फॉर्मूले से क्वेश्चन नहीं होने वाला। एक पार्ट निकाला, उसके बाद सेकंड पार्ट, उसके बाद थर्ड पार्ट, तब जाके आंसर आ रहा है। तो 100 क्वेश्चन है, 2 घंटे हैं, स्पीड बहुत अच्छी चाहिए। अगर आपने बिना ब्लफ किए 60 क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट कर देते हो तो आपका नियरली सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि मेरे 72 अटेम्प्ट थे और मेरे मार्क्स जो है 200 प्लस थे। तो पिछली बार जो था मैंने 60 के आसपास अटेम्प्ट किए थे और कुछ ब्लफ भी कर दिया था, इसलिए मेरी नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो गई थी, इसलिए नहीं हो पाया। तो टारगेट कितना है, 60 क्वेश्चन का टारगेट होना चाहिए बिना ब्लफ के। अब रहता है कि 70% न्यूमेरिकल आगे, 30% जो है वो थ्योरेटिकल आएगा। थ्योरेटिकल किससे आएगा, आपका आएगा मटेरियल साइंस से। कुछ क्वेश्चन प्रोडक्शन के भी थ्योरेटिकल आएंगे, कुछ क्वेश्चन आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के थ्योरेटिकल आएंगे। तो इसके लिए क्या होगा, आपको ये सारे सब्जेक्ट भी तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होगा तो आप 15 से 20 सेकंड में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो वो जो टाइम बचा आपका, वो आप न्यूमेरिकल के लिए आप बचा के रख सकते हैं, नंबर एक। नंबर दो, इसमें क्या होने वाला है, आप एक बार में क्वेश्चन देखते ही आपको विद इन 10 सेकंड डिसाइड करना कि इसको अटेम्प्ट करना है या नहीं करना। अगर बहुत ज्यादा कैलकुलेशन तो उसको तुरंत छोड़ दीजिए और अगले क्वेश्चन पे जाइए। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि एक क्वेश्चन में 5 मिनट लगा दिए और उसके बाद भी आंसर नहीं आया, तो इस हिसाब से फिर पेपर अटेम्प्ट नहीं होने वाला। आपको 1 से सवा घंटे के भीतर भीतर क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचना है। और साथ के साथ जो क्वेश्चन में आपको पता है कि आप कर सकते हो बट इसमें 3 मिनट या 4 मिनट लगने वाले हैं, तो उस क्वेश्चन को आप मार्क करके रख लीजिए कि हाँ मुझे वापस वही क्वेश्चन करना है। इस तरीके का अगर आप अप्रोच अपनाओगे तो ही आपका बीआरसी का रिटन टेस्ट निकलेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा स्पीड चाहिए। गेट की बात करते हैं तो गेट में क्या है, गेट कॉन्सेप्ट वाला पेपर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है तो आप 3 घंटे का पेपर है 2.5 घंटे में, 2.25 घंटे में कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। मेरी गेट की रैंक ज्यादा बढ़िया नहीं थी, 1400 के आसपास थी 2020 में, बट कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कुछ उस दिन तबीयत मेरी ठीक नहीं थी, तो कुल मिला के पेपर खराब गया। बट मुझे जितना मैं मानता हूँ कि 2 से ढाई घंटे में, 2.5 घंटे मान के चलिए, 2.5 घंटे में गेट का पेपर इजिली अटेम्प्ट हो सकता है। उसमें टाइम की कोई वो कंडीशन नहीं रहती अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। पीएसयूज की बात करें तो पीएसयूज में जो टेक्निकल पोर्शन है, जैसे मैंने बताया वन लाइनर क्वेश्चन आना है, तो टेक्निकल पोर्शन को आप उसके गिवन अलॉट टाइम से भी पहले कीजिए, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। अगर आपने आर के जैन वगैरह बुक पढ़ रखी है तो वहां से ही क्वेश्चन उठाते हैं, वो उनका क्वेश्चन फिक्स है। वही आप देखोगे वाईजैक स्टील में भी वही क्वेश्चन आया हुआ है, वही क्वेश्चन एनएलसी दे रही है, उसी टाइप का क्वेश्चन आरसीएफएल में आया हुआ है।
तो उसमें क्या है कि वन लाइनर क्वेश्चन है तो तुरंत आपने देख के टिक कर दिया, तो जो टेक्निकल वाला टाइम बचा के आप नॉन टेक में टाइम दीजिए। नॉन टेक में क्या, कहाँ पे, एफटी में, रीजनिंग में। इंग्लिश मैंने कभी तैयार नहीं की, इंग्लिश के 5-7 क्वेश्चन आते हैं मेरे, कभी मुश्किल से एक आधा ठीक हुआ, इंग्लिश कभी तैयार नहीं की मैंने। जीके में भी मेरा मुश्किल से एक दो क्वेश्चन ठीक हुए हैं, इन दो को मैंने हमेशा साइड में रखा। बट एफटी और रीजनिंग में मैंने कभी कोई गलती नहीं की, क्योंकि एफटी और रीजनिंग को जितना टाइम अलाउट करके चलते हैं हम, उससे मैंने ज्यादा टाइम दिया। क्यों? क्योंकि मैंने टेक्निकल का टाइम बचा के यहाँ पे दे दिया, ताकि यहाँ पे एक भी मिस्टेक ना हो। तो आपको उसके लिए टेक्निकल भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ताकि आप रीजनिंग और एफटी को ज्यादा टाइम दे सको। जो रीजनिंग एफटी अच्छा कर देता है, टेक्निकल तो देखो करना ही है। अगर कोई भी पीएसयू का एग्जाम निकालना है तो टेक्निकल अच्छा होना चाहिए, बिना टेक्निकल सिलेक्शन नहीं होगा। पर फिर वो टाइम बचा कर आपको रीजनिंग एफटी को जितना टाइम अलाउट है उससे ज्यादा देना है, फिर वो एग्जाम ऐसे आपका निकलेगा। ये अप्रोच होनी चाहिए सबके रिटर्न टेस्ट के लिए। एक चीज मैं कहता हूँ, काफी सारे लोगों का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है, बट एक चीज मैं यहाँ पे जरूर कहूंगा कि आपके फंडा भी क्लियर हैं, आप जो करना चाहते हो आपके बातों से लग रहा है वो भी क्लियर है, मतलब पूरी क्लियरिटी है। मैं जितना एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर किसी से मैं क्वेश्चन करता हूँ तो कितना एक्सप्लेन करेगा, आपने चीजों को इतना ढंग से एलोबरेट किया है, दिस इज रियली एक्सेलेंट ना। मतलब एस्पिरेंट अगर सीरियस है तो उसको सारी चीजें पता चले, क्योंकि उन एस्पिरेंट्स को तो हम कह सकते हैं जिन्होंने अपने लाइफ के काफी टाइम दे दिए हैं प्रिपरेशन में, उनको ज्यादा चाहिए नहीं होता है कि वो दूसरों से सीखे या नहीं सीखे, उनकी गलतियां क्या है वो खुद से सीख ले। बट जो नए बच्चे हैं वो गलतियां ना करें। जैसे आपने 2019 में पास किया, 2020 में ढेर सारी जॉब्स थी आपके पास, तो ये सारी चीजें दिख रही है कि आपके पास एकदम क्लियरिटी थी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बहुत सारे लोग ये नहीं कर पाते हैं, इसलिए लटके रहते हैं, 3-4 साल तैयारी करते रहते हैं और एग्जाम्स नहीं निकलते हैं। तो उनको जरूर आपसे सीखना चाहिए। एकदम क्लियर कट आपने बताया है, जिसको कंपटीशन का सी नहीं पता है, अगर वो भी पहली बार देख रहा है तो भी उसको पता चल जाएगा कि भाई स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अगर स्टिल कोई स्ट्रेटजी पूछता है तो फिर उसको खुद के अंदर देखना चाहिए कि क्या कमी है। बाकी हम कुछ और चीज आपसे जानना चाहेंगे, जैसे सोर्स ऑफ मटेरियल की हम बात करें कि कई बार क्या होता है स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन होता है कि क्या करें। कई बार लोग क्या करते हैं, ढेर सारी बुक्स इकट्ठा कर लेते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम एक ही बुक पढ़ते रह जाते हैं। तो हमारी प्लानिंग क्या होना चाहिए मटेरियल को लेके, और अगर आप कुछ ओपन सोर्स भी बता सकते हैं मटेरियल का कि जो हेल्प कर सकता है एग्जाम में, तो भी बताएं। और बुक्स और मटेरियल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि किस तरीके से हमें बुक्स, कौन कौन सी बुक्स कवर कर लेंगे तो मैकेनिकल का पोर्शन, टेक्निकल का पोर्शन और नॉन टेक्निकल का पोर्शन कवर हो जाएगा। सबसे पहले तो हमें बेसिक नोट्स होने चाहिए। जैसे आपने ओपन सोर्स की बात की, तो अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो किसी भी इंस्टीट्यूट के 2-3 रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट मैकेनिकल के, उनके नोट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। आप डायरेक्ट गूगल पे नोट्स सर्च कीजिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, वहां से डाउनलोड कीजिए और वो सारे नोट्स कवर कीजिए। स्टार्टिंग उनसे होनी है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, पीएसयू, गेट, ईएससी या कुछ और भी स्टेट पीएससी, सबसे पहले वहां से नोट्स कवर कीजिए, वो नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद आती है कि बुक की बात की आपने। मैंने कोई भी बुक जनरली प्रिफर नहीं की। एक उसको छोड़ के, बीआरसी के इंटरव्यू को छोड़ के मैंने बुक नहीं पढ़ी है। क्योंकि बुक में क्या रहता है, बुक में बहुत ज्यादा होता है और उसको कवर नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको कवर करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बुक कब पढ़नी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले करते हैं कि जैसे आपने कहा स्टार्ट किससे करना है, स्टार्ट करना है बेसिक नोट्स। कोई भी एग्जाम हो, सबसे पहले बेसिक नोट्स कवर करने हैं। उसके तुरंत बाद आपको कोई भी एक क्वेश्चन है यहाँ पे, आप जो नोट्स की बात कर रहे हैं ये आप किसी कैंडिडेट के नोट्स की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट कोचिंग वाले जो नोट्स देते हैं, या फिर कोचिंग वाले अपने जो नोट्स पब्लिश करते हैं आप उसकी बात कर रहे हैं? कई बार क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अपने जो नोट्स बनाए हुए होते हैं कोचिंग में जब वो तैयारी करने जाते हैं, और वो नोट्स भी गूगल ड्राइव में कई बार शेयर होता है, कई बार टेलीग्राम चैनल पर शेयर होता है। तो आप उस नोट्स की बात कर रहे हैं या फिर कोचिंग वाले ने जो नोट्स प्रिपेयर किया आपने उसकी बात की? सर एक्चुअली ये दोनों लगभग सेम सी ही चीजें हैं। एक्चुअली जो गूगल पे आपको गूगल ड्राइव आपने बोला, बिल्कुल एग्जैक्टली मैं उसी की ही बात कर रहा था। मैंने वो नोट्स देखे हैं, मैंने खुद के नोट्स के साथ उनको कंपेयर किया, तो मुझे लगा मेरे नोट्स से भी ज्यादा अच्छे वो नोट्स है। क्योंकि 1-2 बच्चे हैं, अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट उन्होंने बहुत अच्छे नोट्स बना रखे हैं और वो नोट्स उन्होंने गूगल पे डाल रखे हैं। तो आप उसको प्रीफर कर सकते हैं। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाके उसके आगे नोट्स मिल जाते हैं, जनरली जो शॉप्स होती हैं, अगर वो नोट्स खरीदेंगे तो वो भी ठीक है, दोनों सेम ही है। कोई एक आधा हो सकता है इंपॉर्टेंट बात उसने लिख रखी हो, उसने नहीं लिख रखी हो, तो वो तो हो ही जाता है। मैं उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जो कि कोचिंग वगैरह नहीं जा सकते, तो मैं कह रहा हूँ उनकी जरूरत भी नहीं है, उसके बिना भी हो सकता है। तो वो नोट्स अगर आप गूगल ड्राइव से ले लीजिए, नेट से वो लो, या फिर किसी इंस्टीट्यूट में जाके वहां से आगे से खरीद के लाओ, दोनों लगभग सेम ही है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है सर, कौन सा भी कर सकते हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के आगे? हाँ, कोचिंग इंस्टीट्यूट के आगे, कोई भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट है सबके आगे शॉप्स होती है, तो वहां से आप उनकी जो है वो हार्ड कॉपी ले सकते हैं, वो भी मिल जाएंगे। दोनों ही सही है।
और उसके बाद हम फिर से एग्जाम ओरिएंटेशन पे बात करते हैं कि बेसिक यहाँ से कवर हो गया। उसके तुरंत बाद देखते हैं कि आप किसके लिए तैयारी कर रहे हो। पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं एक ही बुक प्रीफर करूंगा, आरके जैन। आरके जैन की ऑब्जेक्टिव, जैसे कि जिसमें प्रोडक्शन के 1000 क्वेश्चन दे रखे हैं, इंडस्ट्रियल के 250 प्लस है, तो ऐसी ये बुक उठा के इसके क्वेश्चन कर लीजिए और साथ के साथ अलग से कॉपी में लिख के जाइए कि हाँ मेरे से ये क्वेश्चन मुझे रिवाइज करना, ये नहीं करना, ये रिवाइज करना है। ताकि रिवीजन के टाइम आप 1000 क्वेश्चन रिवाइज नहीं कर सकते, आप उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपको नहीं आता वो आपने लिख लिया, वही रिवाइज करना है। ये पीएसयू के लिए स्ट्रेटजी है। इसके अलावा जैसे कि आपको टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। बिना टेस्ट सीरीज के तो मैं कहूंगा आप किसी भी एग्जाम के लिए नहीं जाइए। गेट, ईएससी और स्टेट पीएससी, इनके लिए तो आपको टेस्ट सीरीज हर हाल में देनी है, इसके बिना आपका कवर नहीं हो सकता। अच्छा, ये पीएसयू का टेक्निकल हो गया। केवल आरके जैन प्लस क्लास नोट्स प्लस आपका जो है ये टेस्ट सीरीज, कोई भी एक टेस्ट सीरीज हल्की फुल्की कोई भी टेस्ट सीरीज दे दीजिए। पीएसयू के लिए आपको ज्यादा हैवी कुछ करने की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट पूछते हैं कि आरके जैन और आरएस खुरमी दोनों में से कौन सा करना चाहिए, मेरे पास आरएस खुरमी है तो ठीक है कि आरके जैन खरीदूं, तो आप इस पे क्या कहोगे? देखिए दोनों ही सही है। मैंने दोनों के क्वेश्चन देखे हैं, मैंने क्वेश्चन दोनों के देखे, बट मैंने क्वेश्चन किए आरके जैन से हैं। आरके जैन की पीडीएफ मुझे इंटरनेट से मिल गई थी, इसलिए मैंने आरके जैन के क्वेश्चन किए। बट आरएस कुर्मी और आरके जैन दोनों लगभग एक जैसी हैं, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। बट मैंने आरके जैन से क्वेश्चन किए थे। आरएस कुर्मी के क्वेश्चन जस्ट मैंने देखे थे, वो दोनों लगभग वैसे ही हैं, तो ज्यादा वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कौन सी भी प्रेफर कर लीजिए, दोनों ही बढ़िया बुक है। आरके जैन मैंने की थी क्योंकि मुझे पीडीएफ उसकी मिल गई थी, तो मैंने ज्यादा सर्च नहीं किया और दूसरी बुक्स पे। ओके ओके। तो हाँ, तो बेसिक नोट्स हो गई, आरके जैन हो गई, और एक हल्के फुल्की कोई भी टेस्ट सीरीज नॉर्मल जो आपको मतलब कोई 200-300 रुपए की सब्सक्रिप्शन पे भी मिल जाती है, आप उसकी कोई टेस्ट देके चले जाइए, इतना सफिशियंट है टेक्निकल के लिए। नॉन टेक के लिए आप कोई बुक उठाना चाहे बुक उठा लीजिए, या यूट्यूब पे क्या है लेक्चर अवेलेबल है टॉपिक स्पेसिफिक, जैसे कि डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, या फिर आपका क्लॉक वाला क्वेश्चन है, या कैलेंडर का क्वेश्चन है, तो वहां से आप कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, इतना सफिशियंट होता है मुझे लगता है, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि इंजीनियर्स हैं हम, तो हमारे लिए रीजनिंग एप्टी कुछ खास इशू है नहीं, जैसा मुझे जितना मैं मानता हूँ। फिर भी हाँ। अगर आपको करना है तो आप सीजीएल की कोई बुक उठा लीजिए। सीजीएल की जो बुक है उसके क्वेश्चन कर लीजिए, वो अपने वाले एप्टी से काफी ऊपर एप्टी होता है, उनका काफी टफ होता है। उसके थोड़े थोड़े क्वेश्चन कर लीजिए, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी टॉपिक के 7-8 क्वेश्चन कर लीजिए, बस मोर देन सफिशियंट है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, हम इंजीनियर हैं, हमारे लिए रीजनिंग एप्टी को हैंडल करना कोई टफ बात नहीं है। बट रीजनिंग एप्टी को ज्यादा टाइम देना है एग्जाम के दौरान। क्यों? क्योंकि ताकि इस क्वेश्चन में कहीं पे भी गलती ना हो। और वो टाइम कहां से निकालोगे? टेक्निकल से निकालोगे। इंग्लिश, मैं जैसे हिंदी मीडियम स्कूल में, तो सर इंग्लिश में मेरा हाथ बहुत बुरा हाल है, तो इंग्लिश के तो मैं क्वेश्चन कभी नहीं छोड़ के आता, तुक्के मार के आता हूँ। 5 के 5 तुक्के मारे, कभी एक ठीक हो गया, कभी 2 ठीक हो गए, बस ऐसे चल रहा है। एप्टी में उसमें सॉरी जीके में भी मैं तुक्के ही मारता हूँ लगभग। हाँ, कोई हिस्ट्री मैंने पढ़ रखी है, हिस्ट्री का क्वेश्चन फंस जाता तो ठीक है, बाकी ज्योग्राफी वगैरह सब तुक्के मारता हूँ, ठीक हो गया तो ठीक। बट क्वेश्चन छोड़ता नहीं मैं कभी भी, पता नहीं मन ही नहीं करता, क्योंकि पेपर हमेशा मेरे सारे पेपर टाइम से पहले कंप्लीट हो जाते हैं। 20-25 मिनट बची हुई है, तो वो बचे हुए क्वेश्चन फिर तुक्के मारने स्टार्ट कर देता हूँ। तो रीजनिंग, सॉरी, इसकी इंग्लिश और जीके की बात कर रहा हूँ, और किसी में नहीं, और किसी में तुक्का नहीं मारना, केवल इंग्लिश और जीके की बात कर रहा हूँ। तो वहां फिर वो क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाता मेरे से कभी भी। मैं क्वेश्चन हर हाल में पूरा पेपर अटेम्प्ट करता हूँ, और टाइम से पहले अटेम्प्ट होता है मेरा हर पेपर, चाहे वो ईएससी का हो, चाहे गेट का हो, चाहे कुछ भी हो, टाइम से पहले अटेम्प्ट होता है। तो ये था आपका अप्रोच इसके पीएसयूज के लिए। बात आती है अब आपकी इसकी बीआरसी की। बीआरसी के लिए वही बेसिक नोट्स जो मैंने बताए, आपने वहां से स्टार्ट कर दिया, वो बेसिक नोट्स कवर कर लिए, जो भी आप जहां से भी इंस्टीट्यूट से खरीद के लाए या फिर ऑनलाइन पढ़े। उसके बाद आपको टेस्ट सीरीज लेनी है, कोई भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ले लीजिए। बीआरसी बिना टेस्ट सीरीज के कभी नहीं निकलेगा। और टेस्ट सीरीज में भी सबसे इंपॉर्टेंट, टेस्ट सीरीज को मतलब बच्चों के साथ दिक्कत ये रहती है कि टेस्ट सीरीज को हम मतलब कैसे दें। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स मैंने पूरा पढ़ा, पूरा पढ़ते ही जितने भी इस मतलब जो नोट्स आपके पास अवेलेबल थे, उससे जितने भी फॉर्मूले आए, उसके लिए उस टॉपिक के मतलब थर्मोडायनेमिक्स के आपने सारे फॉर्मूले लिख लिए। सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, लिख के आपको कॉपी पे लिख के देखने हैं। कुछ लोग सीधा याद करते हैं कि मैंने एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला याद कर लिया, ठीक है। जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा, वरना आप भूल जाओगे। ऐसे याद नहीं करते, हमेशा फॉर्मूले को लिख के याद किया जाता है। और सारे मतलब कम से कम 10 बार लिखो, हर सब्जेक्ट के फॉर्मूले 10 बार लिखोगे, तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। लिख के ही फॉर्मूला याद होता है, ऐसे सीधा याद नहीं होता। ऐसे फॉर्मूले याद कर लिए, उसके तुरंत बाद आपने टेस्ट दिया, टॉपिक वाइज उस सब्जेक्ट का टेस्ट दिया। थर्मोडायनेमिक्स का मान लेते, थर्मोडायनेमिक्स का आपने टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद एनालाइज करो कि आपके नंबर कितने आए। देखो मेरे जितने भी मैंने टेस्ट दिए, टेस्ट में मेरी हमेशा हालत खराब ही रहती थी। आप देखोगे कि कुछ 50 नंबर का टेस्ट है, बच्चों के 50 में से 47 आ रहे हैं, 48 आ रहे हैं, 49, कुछ के 50 आ रहे हैं। बट वो बच्चे कैसे करते हैं कि वो 2-2 टेस्ट सीरीज ले रखी है, 2 टेस्ट उन्होंने कॉपी करके कर दिए, 15
मतलब आधे घंटे का पेपर 10 मिनट में खत्म कर दिया, और फिर हम जैसे बच्चे जब उसको रिजल्ट देखते हैं कि यार मेरे तो 50 में से नंबर आ रहे हैं 30, उसके आ रहे हैं 50, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को अवॉइड करना है। किसी के साथ खुद को कंपैरिजन नहीं करना, केवल खुद के मार्क्स देखने कि हाँ मैं इंप्रूव कर पा रहा हूँ या नहीं। जो मैंने क्वेश्चन गलत किया, क्या वो मुझे कॉन्सेप्ट के कारण गलत हुआ, या सिली मिस्टेक हुई, या क्वेश्चन ही मैंने गलत पढ़ दिया कि पूछा कुछ और पता कुछ और दिया। ये एक एक चीज आपको हर टेस्ट के साथ कॉपी पे लिखना है। थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक नोट से उसके ऊपर फॉर्मूला रखा, उसके ऊपर टेस्ट सीरीज में जो गलतियां की वो रखी, और उसको अलग से कर दिया। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट किया। इस तरह कर करके आपको 12 के 12 सब्जेक्ट, जैसे गेट में 12 सब्जेक्ट, इसमें 12 बोल रहा हूँ, तो वो 12 या ईएससी में 15-16 है, तो वो सारे के सारे ऐसे कैसे कवर करने हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट जो मल्टीपल सब्जेक्ट होते हैं उस टाइप के टेस्ट देने हैं। उसमें क्या, फिर इनको एक बार रिवाइज करो। हर टेस्ट को देने से पहले आपको पिछले टेस्ट की सारी गलतियां उस सब्जेक्ट की रिवाइज करनी है। पता गलतियां कहाँ पे होती है, जो मेरे साथ हो रहा था। गलतियां कहाँ होती है, कॉन्सेप्ट में गलती नहीं होती, क्वेश्चन को गलत पढ़ लिया, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, पूछा कुछ और है बता कुछ और दिया। ऐसे क्वेश्चन आप अगर आप 50 नंबर का पेपर देते हो, नंबर आए 30, तो आप देखोगे 10 नंबर तो आपने ऐसे ही लॉस कर दिए। इसलिए होती है गलतियां। और गेट में तो स्पेशली ऐसे ही गड़बड़ होती है, गेट और बीआरसी के रिटन टेस्ट में ये गलतियां होती है। तो इस चीज को आपको ध्यान करना है। ध्यान कैसे होगा, जब आप चीजों को लिख दोगे ना कि हाँ मैंने उस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिख दो कि उस क्वेश्चन को मैंने गलत पढ़ा था, उसमें कैलकुलेशन मैंने गलत की, उसमें डेसिमल लेना भूल गया, ये चीजें लिख दो। जब लिख दोगे उसको बार बार देखोगे तो दिमाग में रहेगा क्वेश्चन को देखते कि हाँ मैं मशीन डिजाइन के क्वेश्चन में जनरली ये गलती करता हूँ। रोलर बीरिंग है तो पावर 10/3 लेनी थी लेकिन मैंने 3 ले ली। ऐसे ही याद रहता है। इसे सारी अपनी गलतियां लिखो कॉपी पे। ऐसे आपको अप्रोच करना है। जैसे टेस्ट सीरीज दी, फिर उसके बाद फुल सब्जेक्ट टेस्ट दो। और टाइमिंग का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। बीआरसी में मैंने जैसे बताया कि आपको 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं बिना उसके, तो आप टाइमिंग का भी बहुत अच्छा ध्यान रखिए। कैलकुलेटर में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो गेट और बीआरसी के लिए क्या, सबसे पहले बेसिक टेस्ट, उसके बाद आपकी टेस्ट सीरीज के बाद आपने जो फॉर्मूला नोट्स बनाए हैं वो, और बस उसी को रिवाइज करना। हाँ, प्रीवियस ईयर जरूर करने हैं गेट के, बीआरसी के लिए, क्योंकि बीआरसी प्रीवियस ईयर अवेलेबल नहीं है, तो गेट के आपको प्रीवियस ईयर करके जाने हैं। प्लस इसके अलावा अगर आप चाहें तो ईएससी के प्रीवियस ईयर भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम अवेलेबल है तो 5 या 6 साल के, 2013-14 के बाद के 20 तक के जितने सारे कर लीजिए। लेकिन गेट के प्रीवियस ईयर आपको पिछले 20 साल के करके जाने हैं, ये जरूरी है। इतना सफिशियंट है बीआरसी के रिटन टेस्ट। ओके, एक क्वेश्चन मैं और आपसे यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि आपका एक्सपीरियंस आप बताना कि आपने काफी सारे पीएसयू किए हैं, तो जो पीएसयूज होता है और स्टेट पीसीएस होता है, उसमें कितना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो स्टैंडर्ड एग्जाम होते हैं लाइक गेट ईएससी, क्या रेशियो होता है? कुछ रेशियो अगर आप बता पाओ तो, जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट हो, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से रिपीटिशन कितना होता है, जिससे क्या होता है कि हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो उसका एज हमें मिले वहां पे। यस सर, 2 एग्जाम को निकाल दीजिए, एक तो गेट और एक ईएससी। इन 2 एग्जाम को अगर छोड़ दे तो बाकी जितने भी एग्जाम है सब में रिपीटिशन होता है, अच्छा खासा रिपीटिशन होता है। जैसे अभी मैंने यूपीपीएससी दिया, यूपीपीएससी के रिटन टेस्ट में मेरे काफी अच्छे मार्क्स आ रहे थे। तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में मुझे ज्यादा तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन 60% क्वेश्चन रिपीटेड मिले, 60% इसमें, और बल्कि पेपर 2 में मोर देन 60%। मैं टेक्निकल की बात कर रहा हूँ, 300 नंबर के जो थे टेक्निकल में, मोर देन 60%, जो थर्मल वाला था उसमें मोर देन 60% रिपीटेड मिले। मैंने 1 घंटे में क्वेश्चन पेपर पूरा कर दिया था। 2.5 घंटे का क्वेश्चन पेपर मैंने 1 घंटे में पूरा हो गया। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो, क्वेश्चन को देखते ही पता था इसका ये आंसर, क्वेश्चन को देखते ही। इसका कारण क्या है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन स्टेट पीएससी में तो बहुत ज्यादा आते हैं। मैं यूपीपीएससी स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। एज इट इज कहाँ के रिपीटेड आएंगे, गेट के। नंबर 2 ईएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ईएससी के तो बहुत ज्यादा आते हैं। ईएससी के कौन से, ईएससी में 2 मतलब एक टफ वाला है, एक इजी वाला है। तो ईएससी का जो इजी वाला क्वेश्चन है वो एज इट इज उठा के आपको स्टेट पीएससी में मिल जाएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा दीजिए कि क्वेश्चन को देखते ही पता था कि इसका आंसर यहाँ है। ईएससी में वो मैचिंग वाले क्वेश्चन सर रिपीट कीजिए आपकी आवाज को। लंबे होते हैं, बाकी तो सारे जो ऑनलाइन कर ही लेना चाहिए, ऐसा आप कह रहे हो? हाँ बिल्कुल सर, हाँ जो मैचिंग वाले क्वेश्चन हैं वो मतलब नहीं आए थे, मतलब यूपीपीएससी में नहीं आते। जो वन लाइनर है ना, देखते ही क्वेश्चन हो जा रहा है ईएससी का, वो जाता है। रही बात पीएसयूज की, तो पीएसयूज में तो होते ही इधर उधर है सारे क्वेश्चन। नया क्वेश्चन मुझे, जैसे कि मैंने 4 या 5 पीएसयूज का एग्जाम क्लियर, रिटन टेस्ट क्लियर कर रखा, उनके इंटरव्यू के लिए मैं नहीं गया था क्योंकि मुझे वहां नहीं जाना है। उससे पहले भी मैंने 5-6 पीएसयूज के एग्जाम दिए थे, क्योंकि बहुत सारे, जैसे ऑयल इंडिया का दिया था, ऑल इंडिया का दिया था, और 2-3 और भी थे, मुझे भी याद नहीं आ रहा। हाँ, बीएचईएल का दिया था। तो इन सब में क्या है, इन सब में मैंने देखा कि क्वेश्चन ये रिपीट कर रहे हैं, नया क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं। तो उससे क्या क्या आपको करना क्या है कि सारे जो प्रीवियस ईयर है ना, जितने भी अवेलेबल है स्टेट पीएससी के, नेट पे मिल जाते हैं, उनके आंसर आपको मिल ही जाएंगे। हो सकता है नेट पे मिल जाए या कहीं अपने नोट्स में भी आप ढूंढ लीजिए।
तो प्रीवियस ईयर तो स्टेट पीएससी में तो, सॉरी स्टेट पीएससी नहीं, ये आपका पीएसयूज में तो आते ही सारी रिपीटेड है, नया क्वेश्चन तो मिलता ही नहीं है। हाँ, स्टेट पीएसयू में 80% प्लस जो क्वेश्चन आपको रिपीटेड ही मिलेंगे। अगर आपने कर रखे हैं प्रीवियस ईयर तो आपको देखिए, आप देखोगे कि क्वेश्चन हो जाता है। और जो क्वेश्चन मान लो कोई अजीब मतलब कोई आ भी गया मुश्किल, तो वो किसी नहीं होगा, उस क्वेश्चन पे आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, वो कोई नहीं कर पाता, उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं। असल जी हमने एक सेक्शन तो कंप्लीट कर लिया रिटेन एग्जाम वाला। अब मुझे लगता है कि किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी एस्पिरेंट्स को रिटेन एग्जाम, उसके मटेरियल को लेके, उसके स्ट्रेटजी को लेके कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बहुत ढंग से, बहुत अच्छी तरीके से स्टेप वाइज स्टेप एलोबरेट किया है, किस तरीके से पढ़ना है, क्या लिखना है, क्या छोड़ना है, रिविजन कैसे करना है, किसको पहले प्रीफर करना है, किसको बाद में करना है, सारी चीजें आपने इतने डिटेल बताया हुआ है। अब हम दूसरे सेक्शन पे चलते हैं, इंटरव्यू वाले पे। तो अगर हम बीआरसी की बात करें तो बीआरसी इंटरव्यू बेस्ड एग्जाम है आपका, टोटली सिलेक्शन इंटरव्यू बेस्ड होता है। तो और बहुत ही रेपुटेड माना जाता है, ये भी माना जाता है, कितना सच है कितना गलत है ये तो हम नहीं जाएंगे, बट ये माना जाता है कि इंडिया का सबसे टफेस्ट इंटरव्यू पैनल होता है उसका, और होना भी चाहिए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और हमको तो बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं बीआरसी से, हम लोगों को क्या, पूरे देश को, कि आप भाई हमको एनर्जी प्रोवाइड करोगे, नहीं तो देश का क्या होगा, इतनी एनर्जी कंजप्शन बढ़ता जा रहा है, न्यूक्लियर एनर्जी नहीं आएगी तो हमारा तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप जैसे जो साइंटिस्ट हैं, जो यंग डायनेमिक लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, उन्हीं से तो उम्मीदें हैं देश को। तो अब हम इंटरव्यू की तरफ बढ़ते हैं। इंटरव्यू में आप बताएं बीआरसी में पैनल कितने लोगों का होता है, इंटरव्यू का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, क्वेश्चन जो स्टार्ट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, बेसिक लेवल से होते हैं, डीप में जाते हैं, या डीप से स्टार्ट ही होते हैं। दूसरी चीज की क्या उसमें नॉन टेक टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या केवल टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि हमसे इंटरव्यू पैनल वाले पूछते हैं कि आप कौन से सब्जेक्ट से बताओगे क्वेश्चन, हम बताते हैं और वो उससे डाइवर्ट हो जाते हैं। तो क्या बीआरसी में भी ऐसा होता है, या फिर जो सब्जेक्ट्स हम बताते हैं इंटरव्यू हमारा केवल उसी पे कॉन्सेंट्रेटेड रहता है? तो ये सारे पॉइंट्स अगर आप क्लियर कर पाए, थोड़ा एलोबरेट करें तो हमें पता चलेगा और कैंडिडेट्स को भी पता चलेगा कि क्या उनको करना है इंटरव्यू में। देखिए सर, जनरली पहले तो मैं ये बताऊंगा कि रिटन टेस्ट के और इंटरव्यू के टाइम के बीच में लगभग 2 से 3 महीने का गैप मिलता है, 3 महीने का जनरली मिलता है। मेरे केस में लॉकडाउन लग गया था जैसे कि आपको पता है, तो वो एक्सेप्शन केस है, वरना 2 से 3 महीने का आपको टाइम मिलता है। अच्छा, जनरली जून के आसपास, मई जून में इसका इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू जो है वो 100% टेक्निकल होगा सर। उसमें नॉन टेक में आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, आपने बीटेक कब कंप्लीट किया है, और बस आपकी जर्नी कैसी, जो यात्रा थी वो कैसी रही, बस। इससे ज्यादा टेक्निकल वो कुछ भी नहीं, नॉन टेक कुछ नहीं पूछेंगे। वो इसलिए पूछते हैं ताकि आप कंफर्ट हो जाओ, 2-3 मिनट बस आपसे घर के बारे में ये सारी चीजें पूछ ली, नॉन टेक बाकी इसके अलावा कुछ नहीं पूछेंगे। टेक्निकल स्टार्ट करने से पहले वो आपसे ये पूछेंगे कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। जैसे कि जनरली जो है बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स, ये 4 फेवरेट बताते हैं। मैंने थर्मोडायनेमिक्स की जगह आरएसी फेवरेट बताया था। उसका कारण ये था कि मेरा इसरो आरएसी का रिटन टेस्ट क्लियर हुआ था, तो उसके इंटरव्यू के लिए भी मुझे जाना था, इसलिए मैंने आरएसी अच्छे से प्रिपेयर किया था, इसलिए थर्मो को हटा के मैंने आरएसी डाल दिया था। तो 4 ही सब्जेक्ट पूछते हैं वो, कुछ बच्चे 5 बता देते हैं, 5वीं पे वो जनरली नहीं जाते, वो 4 सब्जेक्ट पे रहते हैं। और आपसे वो 100% टेक्निकल ही पूछेंगे, टेक्निकल के मार्क्स आपको दिए जाएंगे, नॉन टेक का कुछ भी नहीं है। और वो इन 4 सब्जेक्ट से बाहर कभी नहीं जाते, कभी भी वो 4 सब्जेक्ट से बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। और आपका इंटरव्यू जो है वो आप जिस चाहे वो उस लैंग्वेज में दे सकते हैं, हिंदी में कंफर्टेबल है हिंदी, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश, की ऐसा कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जनरली मेंबर 5 होते हैं, मेरे वाले केस में 6 थे। जनरली 5 मेंबर होते हैं हर सब्जेक्ट का, मतलब एक, हालांकि वो एक्सपर्ट तो सब में ही होते हैं। जो फ्लूइड मैकेनिक्स का है वो थर्मो भी हैंडल कर सकता है, जो सोम का है वो मशीन डिजाइन भी हैंडल कर सकता है, ये होता है। और जनरली जो है इंटरव्यू तो 1 घंटे मिनिमम चलता ही है, ऐसा मैंने देखा है कि जो बच्चे सिलेक्टेड होते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो वो 25-30 मिनट में आपको वाइंड अप कर देंगे। लेकिन ये बात अलग है कि जो रिटन टेस्ट निकाल के आ रहा है या जो गेट के थ्रू आ रहा है, ऐसा तो है नहीं कि उसको कुछ नहीं आता होगा। इसलिए मैंने नहीं देखा कि 40 मिनट से पहले तो इंटरव्यू किसी का खत्म होता ही नहीं है, मिनिमम 40 मिनट तो चलता ही चलता है। जितना आप अच्छा आंसर देते जाओगे, क्वेश्चन की उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाती है, उससे ऊपर का क्वेश्चन पूछते जाते हैं सब्जेक्ट वाइज। जैसे फ्लूइड का है, आपने स्टार्टिंग बेसिक से ही होगी, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन प्रेशर से स्टार्ट करेंगे, वो बड़ी प्रेशर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल एक बेसिक, एक मतलब पानी का गिलास है, उसमें नीचे पॉइंट पे प्रेशर पूछ लिया, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। यहाँ से चलते हैं वो, और फिर आगे चलते चलते बर्नौली, कॉन्टिन्यूटी, फिर नेवियर स्टोक्स, वो आप पे डिपेंड करता है। जितने आप अच्छे आंसर देते जाओगे वो उसी आंसर में से क्वेश्चन पूछते जाएंगे। और एक ये भी डाउट रहता है कि प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग का क्या करें।
वो कभी भी प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग का कोई क्वेश्चन नहीं पूछते, ना मेरे से पूछा, ना मेरे बैच में जितने सिलेक्टेड है उनसे पूछा, ना मैंने सीनियर से जिनसे बात की उनसे पूछा। तो प्रोजेक्ट और ट्रेनिंग का आपको कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है, बस आपको नाम पता है, ज्यादा से ज्यादा वही पूछने कोई प्रोजेक्ट किया, जैसा किया, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछे। इसलिए प्रोजेक्ट को भूल जाइए, ट्रेनिंग को भूल जाइए। अब आते हैं टेक्निकल सब्जेक्ट में। तो टेक्निकल सब्जेक्ट में मैं कहूंगा कि जैसे मैंने 4 सब्जेक्ट के नाम बताए, एक 5वां मेरा आरएसी हो गया, तो इन 5 सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। कुछ बच्चे थ्योरी ऑफ मशीन भी बताते हैं, मटेरियल साइंस, प्रोडक्शन, इन 2 सब्जेक्ट से बच के रहना। मटेरियल साइंस अगर गलती से भी बोल दिया तो वहां बैंड बच जाएगी, कंफर्म मैं बता रहा हूं आपको। मटेरियल साइंस बहुत खतरनाक सब्जेक्ट है। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट हैं, केमिस्ट्री भी पढ़ रखी है, दुनिया की सारी बुक पढ़ रखी है, तो ही मटेरियल साइंस बोलना, वरना मटेरियल साइंस को अवॉइड करना। ऐसी हरकतें यहाँ इंटरव्यू में नहीं करनी चाहिए, स्पेशली बीआरसी में, वरना मैंने सुने हैं लोगों के डरावने डरावने अनुभव। तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को अवॉइड करना। हाँ, सोम आपको हर हाल में तैयार करना है। अगर आपने सोम नहीं बोला तो भी वो कहेंगे कि डिजाइन का कोई तो सब्जेक्ट आपको कोई तो बताना ही पड़ेगा। सोम मतलब डिजाइन का कोई टॉपिक तो बताइए, वरना आप मशीन डिजाइन बताइए या फिर सोम बताइए। इसलिए आपको सोम तो हर हाल में तैयार करना है। अगर हो सके तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को भी अवॉइड करना, क्योंकि रोटेशन एक ऐसा टॉपिक है, ये मैं मेरी पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। मैं पहले सोचा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तैयार करूंगा, बट मेरे एक दोस्त ने मेरा इंटरव्यू लिया तो उसी ने मेरी हालत खराब कर दी। तो ये बार वाले तो पता नहीं क्या, तो इसलिए ऐसे सब्जेक्ट को अवॉइड कीजिए। फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, थर्मोडाइनमिक्स और सोम, ये 4 सब्जेक्ट तो है ही है। इनमें से एक आधे को रिमूव करके आप एक आधा ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने थर्मो को हटा के आरएसी किया। ये तैयार करने हैं। करने कहां से तैयार, ये स्टार्टिंग वही जो बेसिक नोट्स मैंने आपको बताए थे, वो आपको स्टार्टिंग उसी से करनी है। जो बेसिक नोट्स आपने रिटर्न के लिए पढ़े थे, सबसे पहले वही पढ़ने हैं। वो पढ़ने के बाद मैं आपको ये बात बता दूं कि ये आपसे फॉर्मूला नहीं पूछने वाले, ये आपसे डेफिनेशन नहीं पूछने वाले, ये चीजें नहीं पूछते। वो ये पूछते हैं कि आपने जो चीज पढ़ी है उसको क्या आप अप्लाई कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत बेसिक होगा। आपने जो चीजें इंजीनियरिंग में पढ़ी है, बस उस बेसिक क्वेश्चन पे वो अप्लाई करवा के दिखाएंगे कि आप गिवन प्रॉब्लम को सोल्व कर पाते हो या नहीं। बहुत ही आसान प्रॉब्लम होगी, बट उसको आप उस टेक्निकल नॉलेज को आप उस क्वेश्चन पे अप्लाई कर पाते हो या नहीं। अगर वो कर पाते हो तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। बस सीधी सी बात यही है, मैं कहूंगा। अगर आपने बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल सोल्व कर रखे हैं और तो इन मतलब ये चीजें यहाँ पे नहीं आती। वो ना आपसे न्यूमेरिकल पूछेंगे, ना आपसे डेरिवेशन। कुछ बच्चों को ये भी रहती है कि डेरिवेशन को एक आधा पूछ लिया तो वो बात अलग है, जैसे कि फेमस डेरिवेशन है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, इस टाइप का वो पूछ लिया तो अलग बात है, वरना वो डेरिवेशन भी नहीं पूछते। मैं बताऊंगा कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछे गए, उसको देख के आप बता दोगे कि क्वेश्चन बहुत आसान है, बट आपको जो आपने पढ़ा है वो अप्लाई करना आना चाहिए। अच्छा, आपसे थ्योरेटिकल चीजें वो डेफिनेशन नहीं पूछने वाले, मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे भी कोई टॉपिक स्टार्ट होता है, जैसे कि स्टार्टिंग मेरी फ्लूइड मैकेनिक्स से हुई थी, नहीं हम बात कर रहे थे कि पढ़ना कहाँ से है, पहले उसको कवर करते हैं। कि जैसे बेसिक नोट्स हमने कवर किए, बेसिक नोट्स के बाद मैंने जो किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, बीआरसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, तो उसको देख के लगा कि जैसे कि मैंने बताया कि आप वो देख रहे हैं कि अप्रोच क्या आपकी, आंसर तक नहीं गए, कोई भी बड़ी बात नहीं है। मेरे कई ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें मैं आंसर तक नहीं जा पाया, आंसर तक नहीं गए, कोई बात नहीं है, अप्रोच देखेंगे। तो अप्रोच कैसे डेवलप करनी है, हमें ये देखना कि क्वेश्चन को सोल्व करने की अप्रोच कैसे डेवलप करनी है। तो उसके लिए आपको बेसिक नोट्स पढ़ लिए। उसके बाद मैंने क्या किया था, 17 मार्च को रिटर्न होने के बाद लॉकडाउन लग गया था, 22 मार्च को दिख गया था लॉकडाउन लंबा खींचने वाला है। मैंने अप्रैल की स्टार्टिंग में एनपीटीएल पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। एनपीटीएल के जो आपके लेक्चर अवेलेबल हैं, लगभग सभी सब्जेक्ट के हैं, जैसे हाँ एनपीटीएल पे जो है सभी सब्जेक्ट के लेक्चर अवेलेबल हैं। और उससे बढ़िया जो है आपको टेक्निकल कॉन्सेप्ट और कहीं पे भी मुझे नहीं लगता कि कहीं मिल जाएगा, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी नहीं मिलेगा, किसी बुक में भी नहीं मिलेगा। क्योंकि टीचर्स वो पढ़ाते हैं ना, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनके आसपास शायद ही कोई दूसरा हो, लेकिन उसको समझने के लिए भी आपका थोड़ा सा लेवल होना चाहिए। क्योंकि वो आईआईटी वालों को पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली आईआईटी के बच्चे बहुत अच्छे होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आपको उसके लिए क्या करना है भाई, बेसिक नोट्स आपके होने चाहिए, ताकि वो जो चीजें बता रहे हैं वो बर्नौली वर्ड यूज करे तो आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट बर्नौली थ्योरम है क्या, इतना पता होना चाहिए। तो एनपीटीएल की आप लेक्चर कीजिए। अब एनपीटीएल में टाइम कितना लगेगा ये इंपॉर्टेंट है, क्या सारे करने हैं? नहीं, 3 या 4 सब्जेक्ट ही एनपीटीएल से आपको कवर करने हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स एनपीटीएल से करना है, सोम एनपीटीएल से नहीं करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफर, ये 3 सब्जेक्ट ही आपको एनपीटीएल से कवर करने हैं। और एनपीटीएल पे भी कहां किससे कवर करने हैं, एस के सोम सर के जो लेक्चर हैं फ्लूइड के, थर्मो के और हीट के, ये तीनों के तीनों उन्हीं से करने हैं। और हीट ट्रांसफर में जो रेडिएशन वाला पोर्शन है वो जो है एस के सोम सर का नहीं है, अवेलेबल है, तो वो आईआईटी मुंबई के कोई प्रोफेसर है उनका अवेलेबल है, वो कर दीजिए। कितना टाइम देना इस पे, कितने लेक्चर रोज देखने हैं? मैं जनरली 10 लेक्चर रोज देखता था, डबल स्पीड करके। सिंगल स्पीड से नहीं होने वाला, 10 लेक्चर का मतलब नियरली 8 घंटे का टोटल लेक्चर।
और उसको डबल स्पीड में मतलब 4 घंटे, लेकिन वो 4 घंटे में कवर नहीं हो पाएंगे क्योंकि आपको नोट्स में साथ में लिखना है, तो इसलिए टाइम तो उसको 8 घंटे ही लगने हैं। तो आपको ऐसे कर करके 10-10 लेक्चर रोज देखने, कुल मिला के 150 के आसपास टोटल लेक्चर होंगे इनके सब्जेक्ट के, 150 भी नहीं होंगे, उससे भी कम होंगे। तो इन शॉर्ट आपको लगभग 10 से 12 15 दिन में, 15 दिन मान के चलिए, 15 दिन में आपको कवर करना है, ये सारे नोट्स बना लेने हैं। वो क्या बोल रहे हैं, डबल स्पीड करके देखना है, मतलब 1.5 भी चलेगा, सिंगल में मत करना क्योंकि वो बहुत स्लो पढ़ाते हैं, इसलिए आपको सिंगल में नहीं हो पाएगा, मतलब बहुत ज्यादा टाइम आपको लग जाएगा। और तो डबल स्पीड करके देखना है आपको, नोट्स 15 दिन में नोट्स बना लेने हैं साथ के साथ। मैंने 15 दिन में नोट्स बना लिए थे इन 3 सब्जेक्ट के। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद इन सारे नोट्स को रिवाइज करना है। ये सारे नोट्स रिवाइज कर लिए, उसके बाद आपको बार के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। कि मैं इंटरव्यू के क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू क्वेश्चन यूट्यूब पे भी बहुत सारे वीडियोज अवेलेबल हैं, और आपके क्योरा पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को अप्रोच करना कि उस क्वेश्चन में वो कहना क्या चाहता है। मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन बहुत सिंपल रहेगा, अप्रोच डेवलप करनी है। अप्रोच कैसे डेवलप होती है, खुद सोचो उसके ऊपर, उस क्वेश्चन के ऊपर कि उसको कैसे करना है। अगर खुद से नहीं हो पा रहा, दोबारा नोट्स पढ़ो सारे, कि उस टाइप का कोई क्वेश्चन सर ने कहीं बताया हो, या फिर भी नहीं हो पा रहा तो किसी दोस्त के साथ डिस्कशन करो। ऐसे करोगे ना तो ही आप क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच आपकी हो पाएगी। बिना क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच के आप बीआरसी का इंटरव्यू नहीं निकाल सकते, मैं आपको बताता हूँ। अब क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच के लिए मैंने बताया ना कि 1-2 दोस्त और भी आपके होंगे जो बीआरसी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, ऐसे दोस्त ढूंढ लीजिए जो अच्छे से तैयारी कर रहे हो, उनके साथ मिलकर आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, तभी जाके आपकी क्वेश्चन सोल्विंग अप्रोच डेवलप हो पाएगी। उसके बाद ही आप क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। जरूरी नहीं है आपको हर क्वेश्चन का जवाब देना, हर क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं दे पाता। जितना आप बस आपको, लेकिन हर क्वेश्चन में अप्रोच जरूर लगानी कि हाँ सर मैं ये सोच पा रहा हूँ। जो भी सोच रहे हो उनको बोल के बताना कि सर मैंने इस पे ये चीज सोची, फिर वो तुम्हें हिंट भी देंगे। हाँ, बार के इंटरव्यू की सबसे अच्छी खासियत ये है कि हर क्वेश्चन में वो तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुम जहां भी फंसोगे वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे, इसलिए ये टेंशन भी मत लेना। तो ये भी एक प्लस पॉइंट रहता है कि वो जब वो हेल्प करते हैं तो वो अच्छे से बताते हैं आपको कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, तो उससे भी आप क्वेश्चन को सोल्व तो रिकॉल करवा देंगे। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल रिकॉल करवा देंगे। अगर आप कुछ भूल रहे हो या कुछ आप गलत कर रहे हो तो आपको वहीं पे रोक के बता देंगे कि देखो आप ये गलत कर रहे हो। ये बीआरसी में होता है, बीआरसी के इंटरव्यू में ये होता है। बिल्कुल सर। अच्छा, एनपीटीएल हमने कवर कर लिया। मैंने एनपीटीएल के अलावा जो है बुक्स भी पढ़ी थी, सेंजल पढ़ी थी मैंने फ्लूइड के लिए। हर टॉपिक नहीं, जो मेजर टॉपिक है वो सारे कवर किए थे मैंने सेंजल से। फ्लूइड में भी हीट ट्रांसफर की भी मैंने सेंजल पढ़ी थी, थर्मो की मैंने पीके नाग पढ़ी थी। और सोम के लिए जो मैंने एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है उसकी जो थ्योरी बुक है, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट की थ्योरी बुक इतनी बढ़िया है ना, उसे एक सब्जेक्ट की तो स्पेशली बहुत ही अच्छी थ्योरी बुक है, तो उसके क्वेश्चन कर लिया मैंने, वो मोर देन सफिशिएंट है मुझे ऐसा लगा। उसके अलावा आपको इंटरव्यू के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक देंगे क्योंकि सोम में और थ्योरेटिकली नहीं आता। हाँ, अगर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे जनरली वो या तो एसएफडी बीएमडी की तरफ जाते हैं या वो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे जाते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको अच्छे से कवर होना चाहिए, माइल्ड स्ट्रेन का भी, कास्ट आयरन का भी, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पे वो आधा घंटा लगा देते हैं, इसलिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। और बाकी के लिए मैंने बताया सेंजल वगैरह मैंने थोड़ी देख ली थी सर। तो ये था मेरा अप्रोच। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू के मेरे दोस्तों के साथ मैंने बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था, तो इसलिए जो क्वेश्चन उन्होंने पूछे तो कईयों में तो वो मुझे ऐसा लगा कि ये क्वेश्चन तो तेरा सोल्व किया हुआ है, इसलिए इसमें टाइम नहीं लगा, तो ये भी फायदा हुआ। अच्छा, तो यहाँ से आपको जो है इंटरव्यू अपने क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले थे कि आप बताओगे कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम्पल के लिए बता दें ताकि आइडिया लगेगा कि किस टाइप के पूछे जाते हैं। हाँ सर, मैंने क्वेश्चन लिख लिए थे तो सोचा मैं बता दूं। वैसे मैं आपको एक अच्छे से पीडीएफ बना के आपको भेज दूंगा सर, तो आप वो भी आप डिस्ट्रीब्यूट साथ में कर देना। मैं वैसे बता भी दे रहा हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि स्टार्टिंग मेरे से फ्लूइड से हुई थी, मेरा 1 घंटे 40 मिनट इंटरव्यू चला था। जनरली इतना नहीं चलता लेकिन मेरा काफी एक्सटेंड हो गया था इंटरव्यू, तो 1 घंटे 40 मिनट चला था। तो लगभग 50 मिनट उन्होंने मेरे से फ्लूइड पूछा था, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, जब तक आप किसी क्वेश्चन में अटक नहीं जाते तब तक वो पूछते ही रहते हैं। और फ्लूइड मैंने एनपीटीएल से भी कवर कर लिया था और सेंजल से भी पढ़ लिया था, तो फ्लूइड मेरा बहुत अच्छा हो गया था। तो मैं फ्लूइड के किसी भी क्वेश्चन में नहीं अटका, मैंने हर क्वेश्चन का जवाब दिया, तो इसलिए अकेला फ्लूइड 50 मिनट चला गया। तो फ्लूइड में मेरे से काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं कुछ बता रहा हूँ। बेसिक बहुत आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है, बट बस अप्रोच पता होनी चाहिए। जैसे कि फेमस क्वेश्चन है उनका, एक सिलेंड्रिकल टैंक बनाओ, नीचे एक नोजल, नीचे एक आपने ओरिफिस बना रखा है, तो अब ये बताओ कि टाइम बताओ कि कितना टाइम लगेगा। स्टार्ट इस क्वेश्चन से हुआ था, और टैंक जो है ऊपर से ओपन है, अगर टैंक को ऊपर से क्लोज कर दिया तो क्या टाइम में फर्क आएगा, क्या वो सारा का सारा वाटर जो है इससे एस्केप कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अच्छा, फिर जो आपने ओरिफिस लगाई थी उस ओरिफिस की जगह नोजल लगा दी, तो क्या नोजल लगाने पे आउटलेट वेलोसिटी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी।
ये क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा क्या है, वहां पे एक कुछ लेंथ का पाइप लगा दिया नीचे, जहां ओरिफिस थी वहां पे कुछ लेंथ का पाइप लगा दिया। अब बताओ कि क्या आउटलेट वेलोसिटी में कोई फर्क आएगा। किसी पॉइंट पे वेलोसिटी पूछ लिया उन्होंने कि इस ट्यूब के किसी पॉइंट पे वेलोसिटी बता दो। ये जो आपका वाटर टैंक एच हाइट का, इसमें कहीं प्रेशर पूछ लिया, और कौन सा हेड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्रेशर वेलोसिटी में हो रहा है, या फिर आपका जो ये डेटम हेड है या जो एच हाइट है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि दो टैंक है, एक में H/2 तक मरकरी है, नीचे H/2 तक वाटर है, दूसरे में ऊपर वाटर है नीचे मरकरी है, कौन सा पहले खाली होगा, पहला कौन सा क्यों खाली होगा, ये इस टाइप का क्वेश्चन हो गया। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, नीचे ओरिफिस है, 15 मीटर हाइट उसमें पानी भरा हुआ है, और ये बताओ कि कितने टाइम में खाली होगा। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। 15 मीटर टैंक का है, उसमें एयर नहीं जा सकती अंदर, और ऊपर से क्लोज है, कहीं भी एयर नहीं जा सकती, वो कितने टाइम में जो है टैंक खाली हो जाएगा। ये क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि टाइम निकालो कितने टाइम में खाली हो जाएगा। तो निकालना टाइम था, बट अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये टैंक कभी खाली ही नहीं होगा अगर उसमें एयर अंदर नहीं जा सकती। तो उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया कि एयर अंदर नहीं जा सकती। अगर टैंक जो है 10.3 मीटर तक ही आ पाएगा, क्योंकि हमें पता है वाटर की टर्म में जो हेड होता है वो 10.3 मीटर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो अगर उसके अंदर एयर नहीं जा सकती, पहले भी कोई एयर नहीं थी ना कोई गैस थी, तो 15 मीटर हाइट का था वो। तो ये एक टाइप से ध्यान से देखा जाए तो ये बैरोमीटर है, बैरोमीटर टाइप है। तो ये जो 15 मीटर है ना वो 10.3 मीटर तक ही आ पाएगा, उसके बाद पानी बाहर नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइड प्रेशर बराबर हो गया ना। इधर से प्रेशर कितना है, एयर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है 10.3 मीटर ऑफ वाटर, अंदर से कितना था 15 से लेकर वो 10.3 तक आ गया। अब जब प्रेशर इक्वल हो गया तो वाटर बाहर आ ही नहीं सकता, ऊपर कोई एयर नहीं है। हाँ एक्चुअल केस में ऊपर एयर चली जाती है, उन्होंने आइडियल केस दिया, उन्होंने कहा कि एयर अंदर नहीं जा सकती। अब एयर अंदर नहीं जा सकती तो वो वाटर कभी मतलब वो टैंक कभी खाली ही नहीं होगा। तो इस टाइप की आपको अप्रोच लगानी है। तो उन्होंने कहा कि खाली क्यों नहीं होगा, तो फिर मैंने बताया कि सर ये प्रेशर इक्वेट हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऊपर जो खाली जगह है 15 मीटर का था 10.3 मीटर तक आ गया, उस खाली जगह में क्या होने वाला है, तो वहां पे होने वाला है इवेपोरेशन। मैंने जैसे इवेपोरेशन वर्ड यूज किया, उन्होंने कहा इवेपोरेशन क्या होता है, तो उसके बाद वेपर प्रेशर पे चले गए। इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, उस सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक पे डिपेंड करता है कि सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है आपका। 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस उन्होंने पूछा कि कितना वेपर प्रेशर होता है, नियरली 2 to 3 किलो पास्कल होता है। तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा, उसका इफेक्ट ये रहेगा कि वो 10.3 मीटर से और नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि ऊपर वेपर का तो प्रेशर लगना स्टार्ट हो गया ना, वाटर वेपर उसका प्रेशर आ गया, तो वो थोड़ा और डाउन आ जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जैसे मैंने इवेपोरेशन बोला तो फिर उन्होंने कहा इवेपोरेशन और कूलिंग में क्या डिफरेंस है, कैविटेशन क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, इस पे क्वेश्चन पूछे गए। अच्छा, इसके बाद उन्होंने टैंक तो मेरे से 15 के आसपास टैंक बनवा लिए थे उन्होंने। मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में मैं अटका नहीं किसी में भी, तो वो क्वेश्चन ही पूछते गए उन्होंने, शायद ही कोई क्वेश्चन छोड़ा होगा। एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको कि जैसे एच एच हाइट का आपके पास वाटर है, वाटर टैंक है, और उसमें नीचे आपने कुछ भी एल लेंथ का या फिर एक काम और करते हैं H/2, हाँ H/2 हाइट का आपका वाटर टैंक है, जिसमें H/2 हाइट तक वाटर है, और नीचे आपका H/2 हाइट का उसमें जो है पाइप लगा रखा है, मतलब ये भी वर्टिकल है ये भी वर्टिकल है, तो टोटल हेड कितना है H है। तो उन्होंने आउटलेट वेलोसिटी पूछी, तो मैंने कहा सर V इक्वल टू √2GH। तो उन्होंने कहा कि जो ये H/2 पाइप का जो H/2 लेंथ का जो पाइप है, क्या इसमें वेलोसिटी का वेरिएशन आएगा। H/2 वाले में ऊपर H/2 है वाटर टैंक, नीचे H/2 लेंथ का है आपके पास पाइप, तो आउटलेट वेलोसिटी V इक्वल टू √2GH, क्योंकि टोटल हाइट तो H हो गई ना, तो वेलोसिटी आ गई √2GH। तो उन्होंने कहा कि आउटलेट वेलोसिटी √2GH है, ये जो पाइप है क्या इसमें वेलोसिटी का वेरिएशन होगा। अब उन्होंने कहा कि देखो बच्चे, हाइट चेंज हो रही है, यहाँ हाइट अलग थी, जैसे जैसे H/2 तो का अलग हाइट होगी, वेलोसिटी तो चेंज होनी चाहिए ना। तो फिर मैंने कहा हाँ सर चेंज हो जाएगी। तो फिर वो बोले जब डायमीटर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कैसे चेंज हो सकती है। बर्नौली इक्वेशन वो सॉरी कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के देखो, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, तो हाइट तो मतलब वेलोसिटी तो चेंज नहीं होनी चाहिए, V1 इक्वल टू V2 होनी चाहिए। लेकिन मतलब तुम कह रहे हो कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन दिख रहा है कि यहाँ तो जो हाइट है वो तो उसमें कन्वर्ट हो रही है, आपकी वेलोसिटी में कन्वर्ट होनी चाहिए। तो मैंने बर्नौली में गड़बड़ है। अब क्वेश्चन तो वो बर्नौली और कंटिन्यूटी का ही पूछ रहे हैं, लेकिन उन्होंने मुझे बेसिक क्वेश्चन में उठा दिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने, मैं उलझ गया यहाँ पे, फिर उन्होंने मुझे दूसरा एग्जांपल दिया। उन्होंने कहा इसी बराबर में तुम एक बोल लो, कोई भी स्टील बोल या कि कोई भी बोल ले लो, उसको छोड़ दो, उसको जब छोड़ोगे तो वो जब एच हाइट कवर करेगी, क्या उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। मैंने कहा हाँ सर बढ़ेगी। वेलोसिटी क्यों बढ़ रही है, तो जो हाइट है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो उन्होंने कहा यहाँ हाइट वेलोसिटी में क्यों कन्वर्ट नहीं हो रही। देखो क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बट इसमें उलझा दिया उन्होंने। फिर अगर ध्यान से देखा जाए तो इस क्वेश्चन में जब बॉल नीचे आ रही है ना, तो देखो हम 3 टाइप का हेड पढ़ते हैं बर्नौली में, एक प्रेशर हेड, एक वेलोसिटी हेड और एक हाइट वाला डेटम हेड।
बोल वाले केस में प्रेशर जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे है, पीएटीएम है दोनों केसेस में। तो यहाँ पे हेड जो है, एच जो हाइट है वो वेलोसिटी में कन्वर्ट हुई है। इस वाले केस में जो है वो प्रेशर सेम नहीं रहने वाला दोनों जगह। इस वाले केस में जो एच हाइट है ना वो प्रेशर में, जो प्रेशर है वो एच हाइट में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो एच है, डेटम हेड है, वो प्रेशर में कन्वर्ट हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहने वाली है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ये आंसर रहेगा कि जो डायमीटर जरूर कांस्टेंट है आपकी h/2 वाले का, बट इसमें जो है प्रेशर जो है वो डेटम में कन्वर्ट हो रहा है। इस वाले केस में जो बोल वाला केस है उसमें जो है डेटम जो है वेलोसिटी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ प्रेशर सेम है। जब इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो उन सबने मुझे एक साथ कहा कि वेरी गुड। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो, मतलब देखो क्वेश्चन बेसिक है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कंटिन्यूटी और बर्नौली है, बट उन्होंने उसमें भी वो उलझा देते हैं कई बार। ये क्वेश्चन था। इसके अलावा मेरे से पूछा गया, उन्होंने पीटर ट्यूब फ्लो मेजरमेंट डिवाइस के बारे में पूछा गया। पीटर ट्यूब वगैरह हो गई, ओरिफिस मीटर हो गया, आपका वेंचुरीमीटर हो गया। अब वेंचुरीमीटर में वो प्रेशर किस प्रकार मतलब वेरी कर रहा है, जो मिनिमम क्रॉस सेक्शन है वो कितना कर सकते हो। अब मिनिमम क्रॉस सेक्शन कितना कर सकते हो वो इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका वेपर प्रेशर कितना है, क्योंकि कैविटेशन ना हो उस मिनिमम क्रॉस सेक्शन पे, ये ध्यान रखना आपको। क्योंकि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वेपर प्रेशर उसका इतना होगा कि वो वेपर प्रेशर से भी कम हो जाएगा, तो कैविटेशन हो जाएगा। तो आपका जो वेंचुरीमीटर का मिनिमम थ्रोट होता है वो वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग डिसाइड भी आप कर सकते हो। ये क्वेश्चन हो गया। तो ये सारे क्वेश्चन, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन और भी थे जो उन्होंने मेरे से फ्लूइड में पूछे, लेकिन थे बेसिक ही, क्वेश्चन बेसिक ही थे। इसके अलावा उन्होंने मेरे से हीट ट्रांसफर का पूछा। हीट ट्रांसफर में हम क्रिटिकल थिकनेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो पूछा कि उन्होंने कहा कि तुम इंसुलेशन कर रहे हो उसके बावजूद भी तुम कह रहे हो कि हीट ट्रांसफर बढ़ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम दो केस को कंपेयर करो, एक वायर का केस लो और एक स्टीम पाइप का केस लो, इसमें इंसुलेशन कितना होगा। अब स्टीम पाइप के केस में हम चाहते हैं कि हीट ट्रांसफर बाहर ना हो, बट वायर के केस में हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर हो ताकि वायर जो है वो मेल्ट ना हो। तो अब दोनों में कितना कितना आपका इंसुलेशन होने वाला है, इसमें हम आरसी तक जाएंगे, क्रिटिकल थिकनेस तक जाएंगे, क्रिटिकल रेडियस तक। बट उस वाले केस में, स्टीम वाले केस में कितना वो करोगे, तो उसमें एक्चुअली एक रेडियस होती है, उसको बोलते हैं आर क्रॉसओवर रेडियस। हम उस क्रॉसओवर रेडियस तक ही इंसुलेशन करते हैं। अब वही बात ना, जितना ज्यादा इंसुलेशन करोगे, तुम्हें स्टीम वाले केस में साफ दिख रहा है, जितना ज्यादा इंसुलेशन करोगे उतना कम हीट ट्रांसफर। बट एक लिमिट तो होगी ना, इतना थोड़ी कि इंसुलेशन करते जा रहे हो, एक लिमिट तो होगी। वो लिमिट होती है आर क्रॉसओवर। वो एक्चुअली मैंने एनपीटीईएल के लेक्चर में सुना था, वो बुक्स में अवेलेबल नहीं है। एनपीटीईएल के लेक्चर में आप देखते हो तो एक रेडियस होती है, तो वो हम क्रिटिकल हीट फ्लक्स वाला जो वो बनाते हैं ना ग्राफ, उसमें ऊपर ही ऊपर मैक्सिमम हीट आता है, उसके बाद हीट फ्लक्स डिक्रीज होने लगता है, तो वहां पे एक रेडियस आती है आर क्रॉसओवर, वहां तक हम जो है अपना इंसुलेशन करते हैं। ऐसा मैंने पढ़ा है, मे बी पॉसिबल कुछ गड़बड़ हो, बट आप एक बार फिर से देख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन था। इसके अलावा उन्होंने मेरे से कहा कि तुम एक सॉलिड वायर लो, उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कि कहाँ कैसा आया। सॉलिड वायर जिसमें मतलब करंट फ्लो हो रहा है, उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन पूछा। उसके बाद सॉलिड वायर के बाहर इंसुलेशन कर दिया, तो उस इंसुलेशन वाले पार्ट में कैसा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो लोगरिथमिक होता है। उसके बाद पूछा कि ये जो बाहर आपका है, यहाँ स्टडी एयर है, मतलब उसमें टेम्परेचर वेरिएशन क्या होगा, मतलब वहां पे कन्वेक्शन होने वाला है, तो कन्वेक्शन में टेम्परेचर वेरिएशन कैसे होगा, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया। अच्छा, उसके अलावा अगर वायर को होलो कर दिया तो उसमें टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, सॉलिड प्लेट में टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है अगर कंडक्टिविटी कांस्टेंट हो। ये बेसिक क्वेश्चन है। ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन के इसलिए पूछते हैं क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे, अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो मैंने देखा कि यहाँ पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती है। मतलब जो आपकी ट्यूब वगैरह होती है, जहाँ पे मतलब आपका रिएक्टर वेसल होता है, वहां पे टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वो सारी चीजें यूज होती है। तो इसलिए आपको जो हीट ट्रांसफर में टेम्परेचर प्रोफाइल बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। हाँ, कहीं पे भी हीट ट्रांसफर हो रहा है तो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म तो नहीं हो रहे वाला। हाँ, तो जनरल चीजें तो पूछेंगे। हाँ, बिल्कुल सर। इन शॉर्ट अगर इंटरव्यू के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आप बाय द वे आंसर नहीं दे रहे हो, आपको आप जो आंसर दे रहे हो, अगर उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है तो आपको पता है कि नहीं पता। ऐसा तो नहीं कि आप रट के आए वही बता दिए वो काम हो गया। तो वो सारा सर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोली सर आपने, सॉरी, हाँ सर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बात बोली आपने, क्रॉस क्वेश्चन। आपके हर क्वेश्चन पे आपको क्रॉस क्वेश्चन मिलने वाला है, हर आंसर पे क्रॉस क्वेश्चन मिलेगा। एक क्वेश्चन स्टार्ट हुआ, उस पर 15 क्वेश्चन आगे पूछे गए, ये मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए अगर आपको लगता है कि आप हर क्वेश्चन का आंसर रट के आएंगे तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्रॉस क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन के पीछे 5 क्वेश्चन होते हैं, उसी आंसर में से निकालेंगे। इसलिए ये इस बात के लिए तैयार है ना कि क्रॉस क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि मतलब वन लाइनर पूछा कि प्रेशर की डेफिनेशन, बात खत्म, चलो अगले टॉपिक पे चलते हैं, ऐसा नहीं होता। क्रॉस क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं आपको, ये तो है सर। ओके, तो चलिए अब हम जो हमारा जो 2 सेक्शन था बेसिकली रिटन और इंटरव्यू वाला, तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि मैं बार बार ये चीजें इसलिए कह रहा हूं कि मैं खुद भी बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं कि आप चीजों को बहुत ढंग से एलोबरेट किया है आपने, एक एक पॉइंट एलोबरेट किया है कि किस तरीके से आपको करना चाहिए।
अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। नेक्स्ट सेक्शन हमारा ट्रेनिंग से रिलेटेड बेसिकली। तो पहले तो आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आपका इंटरव्यू हो गया, फिर सिलेक्शन के लिए लिस्ट आ गई, तो जो सिलेक्शन का उसके बाद जो ज्वाइनिंग का प्रोसेस होता है वो क्या मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म करते हैं, या आपके घर पे लेटर भेजते हैं, या फिर दोनों भेजते हैं, क्या मोबाइल पे मैसेज भी आते हैं? इसके बाद जो रिपोर्टिंग के लिए वो टाइम देते हैं वो कितने टाइम का होता है? कई बार क्या होता है कि लोगों के पास कई सारी जॉब्स होती है, तो उनको चूज करना पड़ता है कि अच्छा चलो इसमें इतना टाइम दिया है तो ये वाली देख लेते हैं या वो वाली देख लेते हैं, रिजल्ट आने वाला है। फिर जब आप ज्वाइनिंग करते हो तो क्या ज्वाइनिंग को, अगर आपको पता है इसके बारे में, तो क्या हम ज्वाइनिंग को एक्सटेंड भी करा सकते हैं? जैसे मेरी ज्वाइनिंग आ गई कि आपको इस डेट में ज्वाइन करना है, तो कोई रीजन बता के क्या हम उसको एक्सटेंड करा सकते हैं? तो आप ये बता दें, फिर हम ट्रेनिंग पे मूव करते हैं। जैसे एक्चुअली देखिए, हमारा वाला केस थोड़ा सा अलग था कि जैसे मैंने बताया कि जनरली जो है बीआरसी का फिक्स रहता है कि मई और जून में इंटरव्यू होते हैं। लास्ट इंटरव्यू के 10 दिन के भीतर ये रिजल्ट दे देते हैं। 15 जून को आखिरी इंटरव्यू था और 25 जून तक वो रिजल्ट दे देंगे। हमारे वाले केस अलग है, हमारे वाले केस में 5 ही दिन में रिजल्ट दे दिया था। तो जनरली ये 10 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट देते हैं, फिक्स है बीआरसी का। जैसे रिजल्ट आया उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लेते हैं। वो 1 अगस्त से जो है नया बैच स्टार्ट हो जाता है, तो 1 अगस्त से पहले पहले आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। विद इन 30 डेज आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला देंगे। मेरे वाले केस में उन्होंने 10 दिन ही दिए थे, 10 दिन में ही ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया था। 5 जनवरी को रिजल्ट आता है, 16 जनवरी को हमें रिपोर्ट करना था, 17 जनवरी को सॉरी, तो 11 दिन ही दिए थे इन्होंने। और सबसे पहले तो जैसे ही रिजल्ट आता है एसएमएस भी आता है आपके पास, बिल्कुल तुरंत मेल भी आ गया था कि आप सिलेक्ट हो गए हो, कांग्रेचुलेशन। और उसके तुरंत बाद आपके पास एसएमएस भी आ ही जाता है। तो लिस्ट आ गई, तो लिस्ट के बाद क्या करते हैं वो आपके घर पे एक स्पीड पोस्ट भी भेजते हैं और आपको मेल भी करते हैं कि आपको इस तारीख को रिपोर्ट करना है। जैसे कि मेरे पास मेल आया था कि आपको 17 तारीख को 3 बजे तक रिपोर्ट करना ही करना है, और साथ में स्पीड पोस्ट भी भेजा था। बट स्पीड पोस्ट मेरे घर पे आया ही नहीं एक्चुअली। जब मैंने यहाँ ज्वाइन कर लिया उसके बाद मेरे पास स्पीड पोस्ट आता है, पापा का फोन आता है कि स्पीड पोस्ट तेरा अब पहुंच गया। तो मेरे ज्वाइनिंग के बाद स्पीड पोस्ट पहुंचा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि स्पीड पोस्ट नहीं आया तो क्या होगा, नहीं नहीं। मैंने इनके पास कॉल किया कि सर मेरे पास तो स्पीड पोस्ट ही नहीं आया है। जैसे बच्चों के पास 7 को उन्होंने यहाँ से भेज दिया था, तो 11 तारीख तक लगभग सभी के पास आ गया था। मैं 14 तारीख तक घर पे था, कोई स्पीड पोस्ट ही नहीं आ रहा। तो मैंने इनके पास कॉल किया तो इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड पोस्ट नहीं आया ना, तुम्हारे पास मोबाइल है ना, मोबाइल के ऊपर ईमेल है तो वो लेके आ जाओ, बाकी हम यहाँ देख लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। तो बीआरसी का जरूर ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बट इसका काम इतना बढ़िया है ना, ये कहेंगे कि ये काम 3:55 पे होना तो वो 3:55 पे ही होगा। एक भी सेकंड वो डिले नहीं करते, एक भी सेकंड पहले नहीं करते। सबसे बढ़िया बात बीआरसी की है, जो कह दिया वो करेंगे, इसमें कोई इनका वो नहीं है। तो 17 तारीख को ज्वाइनिंग थी, 3:30 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल पे हमें इकट्ठा किया गया। तो उन्होंने कहा 3:30 बजे तक आपको रिपोर्ट करना है। तो लगभग 10 दिन का हमें टाइम मिला था। स्पीड पोस्ट मेरी 18 तारीख को घर पे पहुंची, 17 तारीख को मैं यहाँ ज्वाइन कर लेता हूँ, 18 तारीख को स्पीड पोस्ट पहुंचती है। उसके बाद क्या रहता है कि 18 तारीख को हमारा मेडिकल था, 17 को यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होती है। आते ही हमें यहाँ हॉस्टल दे दिए जाते हैं, हॉस्टल आउट हो जाता है, नीचे साथ में मेस है। और हॉस्टल आप रूम देख रहे हो, काफी अच्छा रूम है सर। मतलब जनरली जो होता है उससे तो मतलब मैंने और जहाँ देखे उनसे तो काफी अच्छा रूम है, अच्छा खासा खाना मिलता है, बढ़िया चीजें हैं तो सर। और हाँ 17 को 3:30 बजे जैसे कॉन्फ्रेंस हॉल में हमारी रिपोर्टिंग थी। 18 को मेडिकल होता है, 18 जनवरी को। और मेडिकल के साथ साथ ही ज्वाइनिंग का प्रोसेस भी उसी दिन स्टार्ट हो जाता है। मतलब कुछ बच्चों का मेडिकल 18 को हुआ था, बल्कि मेरा मेडिकल तो मतलब मैकेनिकल का मेडिकल तो 20 को हुआ था, ज्वाइनिंग 18 को हो गई तो हो गई थी। तो मेडिकल का यहाँ पे कुछ खास इशू नहीं रहता। अगर कोई आपको दिक्कत है तो भी ये यहाँ पे उसी दिन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। तो मेडिकल आपको चाहे, मैं कह रहा हूँ ना, कोई वर्स्ट केस हो तो बात अलग है, वरना मेडिकल का कोई इशू नहीं है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ना आईज का कोई दिक्कत है, ना कोई कोई और भी इशू हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सारा का सारा ये खुद कवर करेंगे, किसी को टेंशन वाली बात नहीं है। ऊपर तो ऊपर वाला होना चाहिए, बाकी सब नहीं रह चलेगा। हाँ एग्जैक्टली। बीआरसी में आपको साइंटिस्ट की पोस्ट है, आपको ना तो किसी आम पब्लिक के साथ डीलिंग करनी, ना आपको फौजियों की तरह बॉर्डर पे मतलब आपको डिसीजन लेना, ना आपको आईएएस ऑफिसर की तरह कोई डिसीजन लेना। आपको केवल रिसर्च दे दिया गया है, आपको उसी पे काम करना है, बस आपकी खुद की लाइफ है, बस वो उसी पे कंसंट्रेट करना है आपको। तो इसलिए मेडिकल की या फिर किसी और चीज की दिक्कत नहीं है। बस इश्यू है बार का इंटरव्यू, वो क्लियर हो गया, बाकी सारी चीजें ये अपने आप देख लेंगे, तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी प्रकार की। तो सर 18 को जैसे कि ज्वाइनिंग हो जाती है, 20 को मेरा मेडिकल होता है, मतलब मैकेनिकल का मेडिकल 20 को ही होता है। तो ये सब है, और मेडिकल का कोई इश्यू लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ एक बात, जैसे कि आपने पूछा कि क्या हम एक्सटेंड करवा सकते हैं, देखिए ऐसा केस अभी तक तो मैंने इस बार तो देखा नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता एक्सटेंड करवा सकते हैं क्या, क्योंकि उसका रीजन ये है कि आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। 18 को ही मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो ट्रेनिंग में ये जो है वो हमें जो है न्यूक्लियर साइंस पढ़ाते हैं, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं। तो उस कॉन्सेप्ट को आपको जो है स्टार्टिंग से ही आपको इनके साथ ही जो बेस्ट स्टार्ट हो उसके साथ ही पढ़ना पड़ेगा।
ऐसा नहीं है कि आपके लिए अलग से टीचर अवेलेबल होंगे, ये नहीं हो सकता। वो साइंटिस्ट हैं, वो टाइम निकाल के आपको पढ़ाने के लिए आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप ठीक है 1 महीने बाद ज्वाइन करते हो। तो ज्वाइनिंग वाला आई थिंक आपको सबके साथ ही ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे कि बीआरसी का क्या है कि ये वेटिंग लिस्ट भी नहीं निकालते, इसरो निकालता है वेटिंग लिस्ट, बट बीआरसी नहीं निकालता, क्योंकि इसरो में भी ट्रेनिंग होती है, बस उसका ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट अलग है, इनका ट्रेनिंग कॉन्सेप्ट अलग है। इनकी ट्रेनिंग सबसे टफ है आई थिंक, मतलब वैसे पास करना, ट्रेनिंग पास करना ज्यादा इश्यू नहीं है, बट इनका क्या है कि तुम्हें ये चीजें पढ़नी तो पढ़नी ही है। 1 साल की फिक्स ट्रेनिंग है, हमारे केस में 9.5 महीने की, क्योंकि कोविड के कारण उन्होंने कॉम्पैक्ट कर दिया काफी सारी चीजें। तो 12 महीने की ट्रेनिंग है, तो आपको उतना पढ़ना ही पढ़ना है और उसी टाइम में पढ़ना है। अब बाद में आप 1 महीने बाद में ज्वाइन करते हो, तो आपके बाद में टीचर अवेलेबल नहीं होगा, जो साइंटिस्ट है वो अवेलेबल नहीं होगा, तो इसलिए ज्वाइनिंग तो आपकी सबकी साथ ही होनी है। तो जो आप लेट ज्वाइन तो नहीं कर सकते, बट हाँ, आप अगर मान लो कहीं पहले ही काम कर रहे हो, अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आप वहां पे रिजाइन दे दीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा यहाँ पे कि तुम्हें ये लगे कि मेडिकल आउट ना हो जाऊं, ये ऐसा इशू नहीं होगा, इसलिए ये टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो इसलिए आप, अगर आपको बीआरसी ज्वाइन करना है तो आप वहां पे जो है, जहां पे आप काम कर रहे हो वहां पे आप रिजाइन उसी टाइम दे सकते हो, उसी दिन रिजल्ट के बाद ही, क्योंकि बीआरसी का फिक्स है कि अगर 18 से ट्रेनिंग स्टार्ट होगी तो आपको 18 को हर हाल में ज्वाइन करना ही पड़ेगा। वर्स्ट केस में अगर आपकी तबीयत खराब हो गई या कोई और बड़ा इश्यू हो गया है, तो आप 5-4 दिन एक्सटेंड कर सकते हो, 10 दिन एक्सटेंड भी कर सकते हो, बट ज्यादा मुझे पता नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई केस इस बार था नहीं, ना मैंने कोई पुराना सुना, तो इसलिए मैं कह नहीं सकता। बट हाँ, इतना मैं आपको बता दूंगा, आपको तुरंत ज्वाइन करना ही पड़ेगा, ज्यादा टाइम आप वेस्ट नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में कि मतलब वहां पे जाके, जैसे कि हमारी बात भी हो रही थी कि कंटिन्यूअसली आप आज भी आप कह रहे थे कि एग्जाम है तो पढ़ना है, तो क्या होता है ट्रेनिंग में? फिजिकल ट्रेनिंग जैसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, या फिर थ्योरेटिकल, या फिर दोनों, या फिर प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल दोनों के एग्जाम्स, क्या क्या प्रोसेस होते हैं ट्रेनिंग का? जैसे जैसे कि ट्रेनिंग मैंने बताया कि 18 जनवरी से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी, और वो आई थिंक हाँ 31 अक्टूबर तक है। तो जनरली हमारे 3 सेमेस्टर होते हैं। पहले सेमेस्टर में हमें जो है न्यूक्लियर इंजीनियरिंग से बेसिक करवाए जाते हैं, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्टर का डिजाइन हो गया आपका, एक्सेलेरेटर वगैरह पढ़ाए जाते हैं आपके, और रेडिएशन, बेसिक की रेडिएशन क्या है, उसको रोका कैसे जाएगा, रेडिएशन से रिलेटेड क्या इशू होते हैं, ये सारी चीजें हो गई। जो न्यूक्लियर फ्यूल है उसको कैसे रिप्रोसेस करेंगे, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, ये पढ़ाया जाता है आपको फर्स्ट सेमेस्टर में। मेरा जस्ट अभी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट सेमेस्टर 4 महीने का होता है, हमारा 3 महीने का इन्होंने किया है। उसके बाद सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होता है। सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, जो चीजें हमने पढ़ी थी बीटेक में, फर्स्ट सेमेस्टर में कोई भी पिछले वाले के साथ रिलेटेड नहीं है, बट सेकंड सेमेस्टर में जो पहले जो चीजें पढ़ी थी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा था, उसका एडवांस वर्जन अब यहाँ पे आया है। जो हमने मशीन डिजाइन पढ़ा था, उसका एडवांस वर्जन यहाँ पे आया है। हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, इनका एडवांस जो है वो यहाँ पे आया है। जैसे कि हम सीएफडी वगैरह होता है, जिस यहाँ वो सारी चीजें पढ़ाई जा रही है। फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, तो उसका मतलब जो हमने बीटेक में पढ़ा था उसका एक्सटेंडेड वर्जन सेकंड सेमेस्टर से स्टार्ट होता है। थर्ड सेमेस्टर में जो है प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, ये सारी चीजें होती है थर्ड सेमेस्टर में। अभी थर्ड का मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है, बट थर्ड में ट्रेनिंग वगैरह होती है। एग्जाम की बात है तो एग्जाम पहले तो ऐसे होते थे कि सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद एग्जाम होते थे, लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है कि हर वीकेंड एग्जाम है, मतलब हर सैटरडे को। अब तो कोविड के कारण यहाँ पे सैटरडे लॉक रहता है, तो हर मंडे को एग्जाम होते हैं। तो हर वीक की स्टार्टिंग में एग्जाम होते हैं, और एग्जाम के बाद जैसे 75 मार्क्स का जो है पेपर होता है जनरली, हर पेपर 75 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। तो ये हो गया, साथ में वाइवा भी होता है। बट यहाँ एग्जाम में ये कंडीशन कि आपको 50% मार्क्स हर हाल में स्कोर करना ही है। जैसे कॉलेज में 40% होता था, यहाँ पे 50% का रहता है कि 50% आपको स्कोर करना ही करना है हर टेस्ट में। और 50% स्कोर करना मैं कहूंगा सर ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप हल्के मतलब क्लास में ठीक से सुन लेते हो तो आपके 50% आ जाते हैं। और यहाँ पे जो रिजल्ट आए हैं उसको देख के तो लग रहा है कि 80% क्रॉस करना भी कोई मतलब टफ नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा पढ़ते हैं सर यहाँ पे आके, मैंने देखा है। तो इवन कुछ से एक का रिजल्ट आया 75 में से 75 के 75 ला रखे हैं बच्चों ने, बहुत सारों ने। तो इसलिए 50% लाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन आपको 50% तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी चीजें तो आपको आनी ही चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च में जा रहे हो। अगर आप 50% भी स्कोर नहीं कर रहे हो आपकी ट्रेनिंग में, तो मतलब ये नहीं चल पाएगा ऐसा। तो और ट्रेनिंग आपको थोड़ा सीरियसली करना ही पड़ता है। मतलब इन शॉर्ट, ये अगर आप इंजॉय करने वाले हो कि यार सरकारी नौकरी मिल गई, चल के मजे करेंगे, पढ़ाई से पीछा छूटा, तो ये नहीं होने वाला है। ये जैसे हाँ, यहाँ नहीं होने वाला है, बिल्कुल सर। यहाँ ये पे तो जाके है, बिल्कुल आपको अच्छे से, जी सर, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है। और यहाँ पे आपको फैसिलिटीज बहुत अच्छी प्रोवाइड करते हैं। मुझे लगता है कि बीआरसी की फैसिलिटीज सबसे अच्छी है। वर्किंग लोकेशन जैसे कि जनरली मुंबई ही रहेगी,
जो सिलेक्शन होता है उसमें क्या रहता है सर, ट्रेनिंग के लिए 3 जगह दी जाती है मैकेनिकल वालों को, एक मुंबई, एक हैदराबाद और एक कलपक्कम। कलपक्कम है तमिलनाडु में, तो ये 3 जगह दी जाती है। तो बच्चे जनरली मुंबई प्रेफर करते हैं लोकेशन के हिसाब से जनरली, क्योंकि यहाँ ट्रेनिंग भी, अब वही बात है ना, मुंबई रहोगे तो मुंबई से थोड़ी कनेक्टिविटी ज्यादा है, तो ट्रेनिंग के लिए बच्चे मुंबई प्रेफर करते हैं। अब मुंबई से यहाँ पे ट्रेनिंग के बाद, जैसे हम यहाँ मुंबई में 15 हैं सर मैकेनिकल के, तो ट्रेनिंग के बाद जैसे फाइनल रिजल्ट आएगा सारे सेमेस्टर का, सारे एग्जाम का, तो जो रैंक बनेगी उसके बेसिस पे आपको जो है लोकेशन दी जाएगी कि आपको कहाँ लोकेशन मिलनी है, कौन सा डिपार्टमेंट मिलना है, आपको डिजाइन में जाना है, आपको फ्यूल रिप्रोसेसिंग में जाना है, आपको फ्यूल एक्सट्रैक्शन में जाना है, या कहीं और रेडिएशन प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई अगर डिपार्टमेंट है वहां जाना है। ये सब ट्रेनिंग के बाद होता है, ट्रेनिंग के बाद जो फाइनल रिजल्ट आता है। और जैसे कि मैंने बताया कि वाइवा वगैरह भी होते हैं, और प्रैक्टिकल्स, हाँ बिल्कुल आपने प्रैक्टिकल्स का यूज किया, प्रैक्टिकल वर्ड का यूज किया, तो प्रैक्टिकल होते हैं यहाँ, काफी अच्छे प्रैक्टिकल होते हैं हमारे, अभी तक 4 प्रैक्टिकल हो चुके हैं। उसके बाद उसका वाइवा भी होता है। कॉलेज की तरह प्रैक्टिकल नहीं है कि हाँ ठीक है इसका डेटा लिया मैंने, उसको कॉपी कर दिया, ऐसी चीजें नहीं होगी। इसलिए एक्सपेक्ट किया जाता है, ऐसे हो गए तब तो हो चुका कल्याण। सर तो ये चीजें नहीं होती यहाँ पे, और बहुत अच्छे इक्विपमेंट है डेफिनेटली। मैं कह रहा हूँ रिसर्च, देश का सबसे अच्छा रिसर्च इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छे यहाँ पे इक्विपमेंट है, और आपको पर्सनली भी ये गाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब सारे भीड़ की तरह चल रहे हो, कि ऐसा नहीं, पर्सनली अगर तुम कुछ पूछना चाहते हो तो वो सारी चीजें चलेगी। एक साइंटिस्ट तुम्हारे लिए अवेलेबल रहेगा, अगर तुम कहते हो कि मुझे ये चीजें पता करनी है तो कोई ना कोई तुम्हें तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा। तो ये है, और सरकारी जॉब है, बट वो वाली सरकारी नहीं है कि तुम आके मतलब ऑफिस में सो गए, ये चीजें नहीं चलती यहाँ पे, आपको काम करना पड़ेगा। और सर और जगह पे क्या होता है कि तुम्हें 8 घंटे है, तुम 8 घंटे से पहले भी चले जाते हो, यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें पूरा काम करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ये भी है कि अगर तुम ज्यादा काम करते हो तो भी तुम्हें यहाँ परमिशन लेनी पड़ती है। अगर तुम मान लो 9 से 5 है 8 घंटे का, तुम 5:30 तक करना चाहते हो तो उस आधे घंटे के लिए भी तुम्हें परमिशन लेनी पड़ेगी, हर काम के लिए तुम्हें परमिशन लेनी पड़ती है। और इसके अलावा क्या है, जैसे कि अब यहाँ दूसरी बात ये रहती है, यहाँ मतलब सरकारी है तो औरों से, मतलब और जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, A क्लास ऑफिसर की जॉब है सर। बाकी जितने जैसे कि इसरो है या सिविल सर्विसेज वाले जितने होते हैं, ESC वाले जितने होते हैं, वो सारे भी A क्लास ऑफिसर ही होते हैं। बट यहाँ पे जो पेमेंट आपको मिलती है वो मैं कहूँगा बाकियों से ज्यादा रहती है यहाँ पे, ये भी मैं आपको कहूँगा। तो BRC आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, रहने की, खाने की भी, ट्रेनिंग के दौरान भी, ट्रेनिंग के बाद में भी आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी ये जो है देते हैं सर BRC वाले, इसमें कोई डाउट नहीं है। पेमेंट जो है आपकी वो औरों के कंपैरिजन में ज्यादा ही रहती है, जितने भी A क्लास और ऑफिसर हैं उन सबसे ज्यादा पेमेंट यहाँ पे रहती है सर। ये भी मैं बता, ज्यादा मैं नहीं इलेबोरेट कर सकता, लेकिन मैं इतना कहूंगा कि BRC में पेमेंट के मामले में सबसे बेटर है, सबसे बेटर है BRC, बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है। हाँ, तो मतलब मैंने कंपैरिजन करके देखा है सर। तो ऐसे लोग जिनको भाई जाके पढ़ाई करना है, जिनका इंटरेस्ट है रिसर्च में, और ये तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और दुनिया अब इसी की तरफ देख रही है। 2 ही एनर्जी बची है, एक तो रिन्यूएबल बची है और एक न्यूक्लियर बची है। अगर ये दोनों काम चली तो ठीक है, नहीं तो कब तक चलेगा, कब खत्म हो जाएगा कुछ पता नहीं। तो आप लोगों की तरफ बिल्कुल सर। दुनिया देख रही है, आप लोग कुछ अच्छा करिए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। बाकी आपने ट्रेनिंग का तो नियर अबाउट सारे एक्सपीरियंस अपना शेयर कर दिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग करने के बाद जनरली क्यूरियोसिटी क्या होती है, जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है वो थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में जान गया, तो अब उसकी क्यूरियोसिटी क्या होगी कि अब वहां पे जाएंगे तो वो होता है ना, एक प्रोटोकॉल होता है साइंटिस्ट का कि यार इस लेवल के साइंटिस्ट हैं, पेपर में नाम, मीडिया में नाम। तो एक ये होता है कि कितना तेजी से हम आगे बढ़ते हैं, ये किस चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका जो प्रमोशन है कैसे होगा। जैसे बाकी जगह तो हम जानते हैं कि आप बूढ़े होते जाएं, दिमाग बढ़े चाहे नहीं बढ़े, प्रमोशन हो जाएगा। तो क्या वहां पे भी ऐसा है या फिर कुछ उसके लिए भी टेस्ट उस लेते हैं वो? नहीं सर, ये मैं कह रहा हूँ ना, वैसे जरूर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, बट ये औरों की तरह नहीं है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि तुमने ठीक है 15 साल हो गए काम करते हुए तुम्हारा प्रमोशन कर देते हैं, नहीं सर, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ पे प्रमोशन भी तुम्हें तुम्हारी उस पे काम पे डिपेंड करेगा, तुम जितना चाहो उतना जल्दी प्रमोशन ले सकते हो। और हर प्रमोशन के लिए सर आपका इंटरव्यू होता है, यहाँ पे अच्छा खासा इंटरव्यू होता है। जो बड़े लेवल के साइंटिस्ट है वो आपका इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि अभी मैं ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर हूँ सर, TSO बोलते हैं ट्रेनी साइंटिफिक ऑफिसर को। जैसे ही ट्रेनिंग खत्म होगी तो मैं SOC हो जाएगा सर, साइंटिफिक ऑफिसर C क्लास में सर। उसके बाद होता है SOD, फिर E, F, G, H, S तक जाते हैं। H के बाद भी कुछ होते हैं पता नहीं, बट H तक जाते ही जाते हैं सर। और हर इसको बैरियर को क्रॉस करने के लिए आपको जो है अच्छे खासे इंटरव्यू प्रोसेस के अंडर आपको जो है जाना पड़ता है। अगर आप मान लो मेहनत नहीं करते हो तो आप मान लो SOD पे चले गए आप, तो हो सकता है आप लाइफ टाइम SOD ही रहो। अगर आप इंटरव्यू क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो आपका प्रमोशन नहीं होने वाला।
अगर इंटरव्यू मतलब आपने अगर काम कर रखा है, रिसर्च कर रखा है, आपकी बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आपका उतना ही फास्ट आपका जो है प्रमोशन हो जाएगा। तो प्रमोशन यहाँ पे केवल और केवल आपके काम पे डिपेंड करता है, ना कि आपकी एज पे, ना कि आपके मतलब ठीक है 25 साल हो गए ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करे हुए तो आप एच बन जाओगे, नहीं नहीं नहीं, जितना अच्छा काम होगा उतना फास्ट प्रमोशन होगा सर। तो ये केवल और केवल काम पे डिपेंड करता है और बाकी किसी चीज पे नहीं, केवल और केवल काम पे। वो कहते हैं भैया कि उम्र के साथ दिमाग भी बढ़ाओ, नहीं तो प्रमोशन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, यहाँ पे यही रूल है सर। यस सर। अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत सारा डिस्कशन कर लिया हमने, और मुझे लगता है कि पूरा ये नॉलेज पैकेज बन गया है अब हमारी वीडियो, स्पेशली कि आपने इशारा किया, मैंने तो बस सुना है। तो अब लास्ट जो क्वेश्चन है, अगर हम लाइफ स्टाइल की बात करें, क्योंकि ये चीजें भी बहुत हद तक जो एस्पिरेंट्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप किस में जाओगे। जैसे अगर हम बात करें जो हमारे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मान लीजिए हम एयरफोर्स की बात करते हैं, तो वहां पे दिखाता है कि आप आओगे, हमें ज्वाइन करोगे तो एडवेंचरस लाइफ होगी आपकी। तो ये चीजें बहुत हद तक एक एस्पिरेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं कि आप कौन से ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करोगे। तो अगर हम बार्क के लाइफ स्टाइल के बारे में बात करें, तो आपको क्या बस केबिन में बैठ के या फिर लैब में बैठ के रिसर्च करना होता है, या फिर इसके अलावा भी आपके लाइफ में कुछ है? नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि हाँ कि तुम लाइफ टाइम कैबिन में ही रह गए, ऐसी बात नहीं है। मैंने बताया ना 9 to 5 जॉब है, मंडे टू फ्राइडे। उसके बाद 2 दिन आपको छुट्टी मिलेगी, आपको हॉलीडेज अच्छे खासे मिलने वाले हैं। और 9 से 5 के बीच में देखिए, हाँ सही है, जब आप काम करोगे तो आपको पूरा डेडिकेटेड होकर काम करना पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बट इसके अलावा भी बहुत कुछ है यहाँ पे, मैंने देखा है बहुत सारे खेलने के कोर्ट्स वगैरह हैं। तो यहाँ पे जो ऑफिसर हमारे जो सीनियर है वो खेलते हैं पूरा मौज मस्ती। तो ऐसा नहीं है कि तुम साइंटिस्ट बन गए तो तुम मतलब पागलों की तरह काम कोई कर रहे हो। थोड़ा सा ट्रेनिंग में थोड़ा आपको ज्यादा पढ़ना पड़ता है डेफिनेटली ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि मैं कह रहा हूँ नए ऑर्गेनाइजेशन में आए हो, आप नई चीज पढ़ रहे हो। वो भी इसलिए थोड़ा सा लगता है क्योंकि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमने कहीं पढ़ी नहीं होती कॉलेज के टाइम में, जनरली स्पेशली मैंने तो कुछ नहीं पढ़ा था। और उन्होंने भी, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मैंने पता किया कि उन्होंने ऐसी चीजें नहीं पढ़ी। तो ट्रेनिंग के दौरान आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है, ट्रेनिंग में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ट्रेनिंग के बाद ठीक है तुम 9 to 5 काम कर रहे हो बहुत अच्छे से, उसके बाद तुम्हारी चिल लाइफ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और मैंने देखा है, मैं कहूँ लोग घूमने जाते हैं, अभी तो कोविड चल रहा है, वरना तो जो ट्रेनिंग वाले भी होते हैं वो भी सैटरडे संडे को घूम के आते हैं, मुंबई अच्छी जगह घूमने के लिए। बट अभी तो कोविड के कारण हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे। बट ऐसा नहीं है कि बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड, नहीं नहीं, एंजॉय करें सारे लोग। मैंने जो हमारे सीनियर देखे, जो हमें जो साइंटिस्ट पढ़ाने आते हैं, उनको भी देखा, चिल लाइफ है एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, सबसे अच्छी बात ये है। वरना और जगह हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहता है, या फिर ये रहता है कि तू ठीक है, तू ऑफिसर है, कि मेरे मतलब अप्रोच लगाते हैं रिश्तेदार वगैरह की मेरी हेल्प कर दे, ये कर दे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ ये देखते हैं सर, और कोई आईएएस ऑफिसर है तो उसको बेचारे को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ तुम और तुम्हारा काम 9 से 5 चाहिए, उसके बाद तुम्हें कोई टेंशन नहीं है, उसके बाद तुम चिल लाइफ जियो अपनी। कोई तुम्हारे पास, तुम्हारा कोई प्रेशर नहीं है, कोई तुम्हें ऐसा कुछ नहीं है जैसे प्राइवेट में होता है, बॉस ने बुला लिया रात को 10 बजे कॉल किया कि तू ये प्रोजेक्ट तैयार कर, ये पीपीटी तैयार कर। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, जब तुम्हारा काम है तुम पूरा डेडिकेशन से तुम्हारा काम करो। हाँ काम अच्छा करना पड़ेगा, 9 से 5 में तुम अच्छे से काम करोगे, इसमें कोई शक नहीं है। वहां तुम ऐसा कोई मौज मस्ती नहीं चलती, 9 से 5 में अच्छे से काम करो, उसके बाद तुम्हारी चिल लाइफ है। तो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे से तुम अलग रख सकते हो, और लोग रखते हैं, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। ये चीज मैंने देखी, यहाँ पे मैनेजमेंट बहुत अच्छा है सर। मैनेजमेंट के मामले में आई थिंक बीआरसी के जो साइंटिस्ट हैं उनसे बेटर मुझे नहीं लगता कोई और दूसरा डिपार्टमेंट होगा, बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं सारी चीजें। तो देखा गया, जैसे मैं बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन अगर आप ज्वाइन करना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपसे बात करके ही लग रहा है कि चीजें किस तरीके से हैंडल की जा, हैंडल इन द सेंस कि अगर आपके पास नॉलेज है, कहते हैं ना कि एक आदमी जो पढ़ने में तेज है वो सारी चीजों में तेज होता है। तो जब वहां पे सारे साइंटिस्ट से सबको पता है कि किस चीजों पे हमें आर्गुमेंट करना चाहिए, किस चीजों पे नहीं करना चाहिए, और कोई ऐसा नहीं कि जिसको पीट पीट के समझाना है कि तुझे ये चीज समझ में नहीं आई, तुझे ये चीज समझ में क्यों नहीं है। जब सारे नॉलेज है तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो अच्छा रहेगा। एक चीज मैं और आपसे यहाँ पे पूछना चाहूंगा कि क्या आप लोगों के पास कोई ड्रेस कोड भी होता है, जैसे किसी पर्टिकुलर चीज के लिए आप लोगों को ड्रेस कोड पहनना पड़े, या जो वर्किंग टाइम है उसमें पहनना पड़े, या जो साइंटिस्ट होते हैं जब क्लासेज होती हैं या फिर जब लैब्स होते हैं, तो कुछ ऐसा भी होता है कि आपका ड्रेस कोड होता है, या फिर आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं? नहीं सर, ऐसे कोई स्पेसिफिक तो नहीं है कि जैसे स्कूल में होता है कि हाँ तुम्हारी ये ड्रेस है, तुम्हें यही पहन के जाना है, ऐसा स्पेसिफिक नहीं है। बट अब देख रहे हैं कि तुम मतलब ऑफिस में जा रहे हो आप, तो ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी पहन के चले जाओगे, थोड़ा फॉर्मल तो होना ही चाहिए। जितना मैंने देखा है कि फॉर्मल चीजें हों बस, लेकिन बहुत ज्यादा तुम्हें ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली तुम्हें ड्रेस पे ध्यान देना है, बट फॉर्मल चीजें हों। ऐसा नहीं कि टाई लगा के जा रहे हो और पूरा सज धज के, ऐसा नहीं है, ऐसी कोई इश्यू नहीं है। बट तुम्हें फॉर्मल कपड़ों में जाना है, तुम्हारी फॉर्मल ड्रेस है, कोई फॉर्मल मीन्स फॉर्मल, कुछ भी फॉर्मल हो सकता है उसमें, बाकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आपको ये कलर पहनना है, इस टाइप से रहना है, बाकी फॉर्मल चीजें पहन के जाओ बस।
बिल्कुल सर, फॉर्मल ड्रेस बस, जितना मतलब सभी मैंने देखा सिंपल ड्रेस में ही आते हैं सारे, लेडीज और जेंट्स जो भी साइंटिस्ट है सारे सिंपल ड्रेस में ही होते हैं। ऐसा कुछ खास रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि तुम्हें यही पहन के आना है। तो अशोक सर जी, अब हम धीरे धीरे नहीं, मैं कई बार बोल चुका धीरे धीरे लास्ट के साइड जा रहा है, बट ये लास्ट है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, अब आपका और टाइम नहीं लेंगे। अगर आप अपने तरफ से कुछ एडवाइस देना चाहते हैं एस्पिरेंट्स को तो बिल्कुल दीजिए। आपके पास एक रिच एक्सपीरियंस है, एक रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं जहां पे लोगों का सपना होता है जाना, कई सारे पीएसयूज आपने क्वालिफाई किए हैं, कई सारे इंटरव्यू क्वालिफाई किए हैं, तो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे अगर आप कुछ एडवाइस देना चाहते हैं स्पेसिफिकली तो हम मोस्ट वेलकम करते हैं। हाँ सर, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर आप बीआरसी में आना चाहते हैं, अगर आप मेहनती इंसान है, रिसर्च में आपका वो मतलब फोकस है, तो डेफिनेटली आपको बीआरसी ज्वाइन करना चाहिए। बीआरसी से मतलब बीआरसी हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ, ये तीनों चीजें बहुत ही बढ़िया हैं। इसरो और डीआरडीओ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट बीआरसी रिसर्च के मामले में बीआरसी बहुत काम कर रहा है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। जैसे कि आपने बताया फ्यूचर जो है यही है, न्यूक्लियर ही फ्यूचर है, रिन्यूएबल और न्यूक्लियर ही फ्यूचर है। तो मैं ये कहूंगा कि रिसर्च के लिए बीआरसी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन इन आवर कंट्री, तो यू शुड फोकस ऑन इट। अगर आप रिसर्च में मतलब रिसर्च में आप फोकस करना चाहते हैं, तो ये नहीं है कि रिसर्च में तुम फोकस करोगे तो तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं रहेगी, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहने वाली है, मैं कहूंगा यहाँ पे ही रहेगी। सभी अच्छे हैं, बट फिर भी कंपैरेटिवली जो मैंने लोगों से बात की, और मेरे दोस्त हैं, कोई ओएनजीसी में है, कोई ईएससी में, इवन लोग ईएससी को ज्वाइन नहीं कर रहे, लोगों ने ईएससी छोड़ के बीआरसी में रहना, लोगों ने कईयों ने मैंने देखा प्रीफर किया है। अगर वो तुम रिसर्च ओरिएंटेड हो, अच्छा खासा तुम्हें पैकेज यहाँ पे मिलता है, अच्छी खासी फैसिलिटीज यहाँ पे मिलती है, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों बहुत अच्छी रहती है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आप रिसर्च ओरिएंटेड हो, मेहनत करना चाहते हो, सारी चीजें यहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी, चिल लाइफ है, तो आप डेफिनेटली बीआरसी के लिए आपको आना चाहिए। ये जो परसेप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग, बेसिकली जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था इससे पहले, परसेप्शन इसलिए क्रिएट हुआ है ना कि रिसर्च को लेकर अक्सर हम लोग नाम जिन बड़े साइंटिस्ट का सुनते हैं, जैसे कि अब्दुल कलाम साहब, तो अगर हम सर्च करें कि अब्दुल कलाम साहब के कितने बच्चे हैं, उनकी वाइफ का नाम क्या है, तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो अक्सर ये देखने को मिलता है कि जो साइंटिस्ट होते हैं उनकी पर्सनल लाइफ कुछ है ही नहीं। तो इसलिए ये चीजें आती हैं बाहर कि अगर आप साइंटिस्ट के पोस्ट पे जाते हैं तो शायद पर्सनल लाइफ को लोग भूल जाते हैं। तो ये एक तरफ का आप कह सकते हो कि परसेप्शन मार्केट में फैल जाता है कि भाई अगर आप बीआरसी ज्वाइन कर रहे हो, आप इसरो ज्वाइन कर रहे हो, तो शायद ये पीछे वाली जो लाइफ है इसको छोड़ना पड़े या छोड़ दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कई बार जो कैंडिडेट होते हैं उनके मन में होता है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बीवी बच्चों के साथ आप ज्वाइन कर सकते हो। ऐसा कोई सेक्रीफाइस आपको नहीं करना है कि नहीं शादी नहीं करनी, आपको बच्चे नहीं करने, बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे इंटरव्यू का लास्ट है, और मैं दो लोगों की अपने लाइफ में, मेरा पर्सनल बता रहा हूँ ये कि मैं दो लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ दिल से। एक तो जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं, लोग बहुत बार कमेंट करते हैं कि वो लोग भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं। पैसे के लिए हम सभी काम कर रहे हैं, हम सभी को कहीं ना कहीं मॉनेटरी वैल्यू चाहिए, बट उस मॉनेटरी वैल्यू में हम अपने काम को कितना डेडिकेशन के साथ करते हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। तो आप लोग जो हमारे देश के साइंटिस्ट हैं, आप यंग हो, अभी ट्रेनिंग कर रहे हो, और जो हमारे देश के डिफेंस पर्सनल्स हैं, ये लोग सैलरी भले लेते हैं बट उससे कहीं ज्यादा डेडिकेशन के साथ ये काम करते हैं। तो वो जो उनकी फीलिंग है हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो आपको भी मेरे तरफ से सैल्यूट है, और आपने हमें ज्वाइन किया, इतनी सारी चीजें बताई। उम्मीद है कि जो बच्चे हैं बिल्कुल सीखेंगे। मे बी इन फ्यूचर भी हम आपको कांटेक्ट करेंगे अगर कोई ऐसा रिक्वायरमेंट हुई, हमें जानने की जरूरत पड़ी तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें ज्वाइन किया, इतने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए, और हमारे तरफ से आप फ्यूचर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं ऑन बिहाफ ऑफ मनु एकेडमी की। आप HGF नया बैरियर, नया एक लेवल क्रिएट करें साइंटिस्ट का, और वहां तक पहुंचे आप। और इन फ्यूचर कभी हम आप लोग आपका इंटरव्यू देखें बड़े पर्दे पे कि हमने, हमारे देश ने कुछ न्यूक्लियर में ये किया है वो किया है, तो आप उसके भागीदार हों। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।